मैंने बोर्ड पर कीमत साफ लिख दी थी। एक प्लेट फ्राइड राइस की कीमत 10,000 युआन। सबको लगता है कि मैं पैसों के चक्कर में पागल हो गया हूँ, पर वो नहीं जानते कि मैं तो इसे नुकसान में बेच रहा हूँ। सब अपने गुरु का काम पूरा करने के लिए हफ्ते भर से स्टॉल लगा रहा हूँ, एक प्लेट भी नहीं बिकी। जब मैं सोच ही रहा था कि आज का दिन भी बेकार गया, तभी पास में शोर मच गया। कोई कह रहा था कि गली में एक स्टॉल वाला 10,000 में फ्राइड राइस बेच रहा है, चलो देखें ऐसा क्या है। मैंने ऊपर देखा, एक भारी भरकम इंसान मेरे स्टॉल के ठीक सामने खड़ा था। उसने बोर्ड पढ़ने के लिए अपनी गर्दन पीछे की, फिर बोला, ए शेफ, सुना है हांगकांग में कोई मशहूर कुक है जो एम्परर्स फ्राइड राइस बनाता है, लेकिन वो तो सिर्फ 5,000 युआन लेता है। तुम किस हक से 10,000 मांग रहे हो? मैंने उसकी तरफ देखा। खाकर देखो, मैंने शांत रहकर कहा, तो जान जाओगे। वो हल्की सी हंसी हंसा। जो ऐसी बात करते हैं उनके पास दम तो होता ही है। ठीक है शेफ, एक बनाओ। मैंने उसे देखा। पक्का? क्यों नहीं, क्या डर है कि पैसे नहीं दूंगा? मैंने शांत नजरों से देखा। अगर तुम्हें खाने की परख है तो पैसे न देने का ख्याल भी नहीं आएगा। बिग टोनी मेरा आत्मविश्वास देखकर चौंक गया और हंसा। रिलैक्स, भले ही जैसा भी हो तुमने कीमत लिख रखी है, मैं मेन्यू वाली पूरी कीमत चुकाऊंगा। अगर खाना खराब हुआ तो वो मेरा रिस्क। मैंने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिलाया और काम में लग गया। तभी कैम अचानक चिल्लाया, रुको, ये चावल है, ये ऐसा क्यों दिख रहा है? बिग टोनी पीछे मुड़ा। मेरे सामने एक बांस का स्टीमर रखा था। ढक्कन खुलते ही सफेद चावल के दाने बिल्कुल अलग अलग दिख रहे थे। बेहतरीन चावल, हर दाना अलग। उनमें नमी ऐसी थी कि मानो अभी फूट पड़ेंगे, चमकदार और पारदर्शी। और पूरे चावल में नारंगी रंग के नन्हे कण थे। ये क्या है? बिग टोनी पास झुककर देखने लगा। ये क्या है? झींगे का अंडे, मैंने बिना ऊपर देखे जवाब दिया। बिग टोनी धीरे से बुदबुदाया, सच में हैरान होकर। वो पीछे हटा और अपनी टीम की ओर मुड़ा। ये शेफ वाकई उस्ताद है। इस तकनीक को फ्लेवर बोरिंग कहते हैं। चावल झींगे का स्वाद सोख लेते हैं। ताजा झींगे लो, उन्हें काटकर साफ करो, फिर चावल अंदर भरकर स्टीम करो। इससे चावल में झींगे का गहरा स्वाद उतर आता है। फिर स्टीम किए हुए झींगे वापस डाल दिए जाते हैं, जिससे हर निवाले में एक बनावट आती है और एक कुदरती मिठास भी। तो इस फ्राइड राइस के पीछे सच में कारीगरी है। उम्मीद तो यही है। 10,000 युआन के लिए अगर बस स्वाद और अंडे ही थे तो मैं अभी चला जाता। तुम मुझे इतने महंगे डिश के नाम पर बेवकूफ नहीं बना सकते। वो बात पूरी कर ही रहा था कि हवा में एक अमीर खुशबू फैल गई। ओ, ये महक कमाल है। ये क्या है? इतनी अच्छी खुशबू। भीड़ हैरान होकर दंग रह गई। कुछ लोगों के मुंह में तो पानी आ गया। बिग टोनी का ध्यान उस तरफ खिंच गया। काउंटर पर एक मिट्टी का बर्तन था। मेरे हाथ में एक नम चमकता हुआ कमल का पत्ता था। मेरे सामने शराब के जार जैसा दिखने वाला एक बर्तन था। मुंह से सफेद भाप निकल रही थी। वो जबरदस्त खुशबू सीधे बाहर आ रही थी। बर्तन देखते ही, खुशबू महसूस करते ही बिग टोनी खुद को रोक नहीं पाया। बुद्ध जंप्स ओवर द वॉल। यह फुजियान का सबसे मशहूर डिश है, जिसे सौभाग्य और लंबी उम्र का स्टू भी कहते हैं। इसमें सिर्फ बेहतरीन सामग्री लगती है। एपालोन, समुद्री खीरा, शार्क फिन, सूखे स्कैलप्स, और तैयारी बहुत ही जटिल है। हर प्रीमियम चीज को पहले सुखाना पड़ता है। बिग टोनी ने सदियों पुराने रेस्टोरेंट में इसे बनते देखा है, पर वहां का सबसे महंगा वर्जन भी इस बर्तन के खुलने के बाद फीका लग रहा था। अंतर क्या था? बिग टोनी ने गहरी सांस ली और जवाब मिल गया। वो शराब, ये तो लाजवाब है। शौक सिंह वाडियाओ है ना? नाम लेते ही मैंने हल्की मुस्कान के साथ देखा। अच्छी चीजें वही समझते हैं जो उन्हें जानते हैं। हाँ, ये वाडियाओ है। क्या बता सकते हो इसे कितने साल तक पुराना किया गया है? खुशबू ने बिग टोनी को पूरी तरह से दंग कर दिया था। उसने हाथ हिलाकर मना किया। आप मुझे बहुत इज्जत दे रहे हैं। ये खुशनसीबी है कि मैं इसे पहचान पाया। मैं उम्र तो नहीं बता सकता, पर इसकी खुशबू कुछ और ही है। ये जरूर सबसे बेहतरीन क्वालिटी होगी। 8 साल पुरानी डॉटर रेड, तभी तो। असली 80 साल पुरानी शौक सिंह डॉटर रेड कम से कम 1,000 युआन प्रति आधा किलो आती हैं। इस बर्तन के साइज को देखूं तो कम से कम 1 किलो शराब तो लगी ही होगी। सिर्फ शराब की लागत ही 2,000 युआन है। लेकिन खाना सिर्फ महंगी चीजों से नहीं बनता। अगर तकनीक नहीं तो सबसे महंगी चीज भी बेकार है। वाह, ये महक! तो यही है बुद्ध जम्प्स ओवर द वॉल। तभी ये इतना महंगा है। यह दिखने में बेहद शानदार है। भीड़ में उत्सुकता बढ़ रही थी। सबकी नजरें मेरे सामने रखे बर्तन पर थीं। ढक्कन ज्यादा देर खुला नहीं रह सकता, वरना खुशबू उड़ जाएगी। मैंने फौरन एक चम्मच उठाया और बर्तन के अंदर डाला। बाहर एक एबालोन निकला, मोटा, रसीला, एक चावल की कटोरी जितना बड़ा। बिग टोनी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तो पागलपन है। इतने बड़े साइज का एबालोन! बाजार में इसकी कीमत 10,000 युआन होगी। मैं रुका नहीं, एक एक करके चीजें निकालता रहा। सोडा की बोतल जितना लंबा समुद्री खीरा, नरम ऊंट की नसें, एक से बढ़कर एक प्रीमियम चीजें ऐसे निकाली जा रही थीं जैसे मुफ्त हों, और हर हरकत के साथ खुशबू और गहरी होती गई। पूरी गली को अपने घेरे में ले लिया। हर तरफ लोगों के निगलने की आवाजें आने लगीं और सबके मन में एक ख्याल आया, अगर इतनी प्रीमियम चीजों से फ्राइड राइस बन रहा है तो 10,000 युआन की कीमत शायद पागलपन नहीं है। सारी सामग्री बाहर निकलने के बाद मैंने तैयारी शुरू की।
मैंने छुरी उठाई, दाहिने हाथ से एबालोन को दबाया, किनारे छांटकर बर्तन में डाले, फिर ऊपर और नीचे का हिस्सा काटकर हटा दिया। सिर्फ सबसे नरम और मुलायम हिस्सा बचा। बाकी हिस्से वापस बर्तन में डाल दिए गए, जो डिश में नहीं जाने वाले थे। मुलायम एबालोन को पहले 3 मिलीमीटर चौड़े टुकड़ों में काटा, फिर पट्टियों में और फिर क्यूब्स में। यह देखकर बिग टोनी अपनी जगह से उछल पड़ा। तुम एबालोन के टुकड़े कर रहे हो? मेरे हाथ रुके नहीं। मैंने एक नजर डाली। फ्राइड राइस? और कैसे बनता है? बिग टोनी का पारा 7वें आसमान पर था। इतना बेहतरीन एबालोन, इसे तो सीधा खा सकते थे। इसे फ्राइड राइस में डालना गुनाह है। मैंने उसकी अनसुनी की और काम जारी रखा। समुद्री खीरा और नसें भी छोटे क्यूब्स में काट ली। कातिल छुरी का काम। बिग टोनी अभी भी एबालोन के लिए गम में था, पर छुरी की कला ने उसका ध्यान खींच लिया। लिली बगल से बोली, इतनी तेजी? ये तेजी की बात नहीं है, बिग टोनी ने कहा। ये एकरूपता की बात है। देखो, वो जो भी काट रहा है, हर टुकड़ा लगभग एक ही साइज का है। सबसे मुश्किल काम नसों को काटना है। उन्हें तब तक पकाया जाता है जब तक नरम न हो जाएं, पर अगर ज्यादा नरम हो जाएं तो कटते नहीं। उन्हें सही पॉइंट पर पकाना पड़ता है। क्यूब्स में काटने लायक पर बनावट बरकरार। ये है असली हुनर। भीड़ सुन रही थी। पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे, पर बहुत प्रभावित थे। सिर्फ ऐसी छुरी कला देखना ही इस सफर को सफल बना गया। देखते ही देखते पूरा सीफूड कट गया। मैंने कूलर से 4 अंडे निकाले, एक एक करके तोड़े और जर्दी अलग कर ली। जर्दी सीधे चावल वाले स्टीमर में डाल दी। मैंने उसे चावल में मिलाया जब तक हर दाना गहरे सुनहरे पीले रंग में न रंग गया। यही तो कढ़ाई में जाते ही फ्राइड राइस को असली रंग देता है। तकनीक को गोल्ड रैप सिल्वर कहते हैं। चावल को कोट होते देख भीड़ में सबने एक साथ थूक निगला। चावल जो अभी मिलाए ही गए थे, पके भी नहीं थे। हर दाना सुनहरी अंडे की परत में लिपटा हुआ, बीच बीच में नारंगी झींगे के कण, जैसे सुनहरी नदी में झींगे उछल रहे हों। लोग इसे देखकर ही ललचा रहे थे। और ये तो बस तैयारी थी। मैंने अभी भूनना शुरू भी नहीं किया था और भीड़ पहले से ही भूख से बेहाल थी। मैंने सुनहरे चावल को हर प्रीमियम सामग्री के साथ कढ़ाई में उछाला। तेज आंच पर जटिल भूनना, और आखिरकार इसे एक सुनहरी कटोरी में दबाकर रखा जिस पर लिखा था 10,000 साल। फिर मैं एक सोने का कलछी और जेड हैंडल वाला चम्मच, जेड जड़ित सोने की चॉपस्टिक्स लाया और ट्रे में सजाया। मैंने ट्रे उठाई और डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ा, स्थिर और बिना हड़बड़ी के। एक एक करके मैंने चॉपस्टिक्स और फ्राइड राइस की कटोरी रखी, जिससे महक हवा में घुल गई। इंपीरियल सुप्रीम फ्राइड राइस, कृपया आनंद लें। बिना कुछ कहे मैं मुड़ा और वापस स्टॉल के पीछे चला गया। बिग टोनी कटोरे को घूर रहा था। बारीक भाप उठ रही थी और महक इतनी तेज थी कि आप झुकें उससे पहले ही महसूस हो जाए। उसने अनजाने में ही निवाला गटक लिया। भीड़ गर्दनें उचकाकर देख रही थी, बेताब थी इसका स्वाद कैसा होगा। बिग टोनी ने कैम की तरफ देखा। ठीक है, पहले फैंस एक क्लोजअप शॉट ले लो। कैम पहले से तैयार था। उसने कैमरा कटोरी की तरफ घुमाया। शॉट लेते समय वो खुद को रोक नहीं पाया। ये तो शानदार है। हर एंगल लाजवाब, मुंह में पानी लाने वाला। जल्दी करो, मुझे भूख लग रही है। बिग टोनी हंसते हुए बोला, पर उसे मानना पड़ा। ये फ्राइड राइस बेइंतहा खूबसूरत था। ऐसा लग रहा था मानो सोना चमक रहा हो, और बीच में नारंगी झींगे के अंडे, सुनहरे भूरे सूखे स्कैलप्स, गहरे लाल एबालोन के क्यूब्स, काला समुद्री खीरा और चमकदार हरे प्याज के टुकड़े। इस कटोरी को देखना ही एक अनुभव था। जैसे ही कैम ने क्लोजअप लिया, लिली ने तुरंत कहा, आगे बढ़ो, चखो इसे। बिग टोनी इसे चखने के लिए बेताब था। उसने सोने की कलछी उठाई और उसका वजन देखकर हैरान रह गया। वाह, ये तो असली सोना है। उसने इसे हाथ में घुमाया, फिर ध्यान से एक चम्मच उठाया और होठों तक ले गया। उसने चबाया 1 बार, 2 बार और अचानक सीधा बैठ गया, कैमरे की तरफ देखते हुए। उसके चेहरे के भाव अजीब हो गए। उसका शरीर जकड़ गया, जैसे बिजली का झटका लगा हो। वो पूरी तरह जम गया। आंखें फटी की फटी रह गईं। ये खुशी का स्वाद है। इस पल में बिग टोनी फिर से बच्चा बन गया, मां की गोद में। ये मां के हाथ का खाना है। उसे नन्ही रूहें नाचती दिखी। हे भगवान, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये मेरा आखिरी खाना है तो मैं खुशी से जाऊंगा। लिली उसे देख रही थी। क्या हो रहा है? इतना सीरियस मत बनो। फ्राइड राइस के लिए रो रहे हो, होश में आओ। बिग टोनी ने एक शब्द नहीं कहा। वो सीधा मेरे पास आया, हाथ जोड़ लिए। शेफ, मैं आपको सलाम करता हूँ। ये इंपीरियल सुप्रीम फ्राइड राइस वाकई लाजवाब है। ये शब्द सुनते ही भीड़ में शोर मच गया। इतनी ऊंची रेटिंग सच में? क्या तुम सीरियस हो? सिर्फ महक से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। चखने की भी जरूरत नहीं। पता है, ये बेहतरीन है। तुमने देखा बिग टोनी कैसे रिएक्ट कर रहा था? वही काफी है। इतना बड़ा एबालोन, इतना मोटा समुद्री खीरा, इतना प्रीमियम सी फूड, साथ में टॉप ग्रेड बर्ड्स नेस्ट। ये लाजवाब क्यों नहीं होगा? आखिरकार ये 10,000 युआन का फ्राइड राइस है। सच में जबरदस्त। पैसे वसूल हैं। चारों तरफ चर्चा जारी थी। मैंने बिग टोनी की तरफ देखा। चेहरा चमक रहा था, उत्साह से भरा हुआ। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। अगर तुम्हें मजा आया तो मेरी मेहनत सफल हुई। संतुष्ट? हद से ज्यादा। बिग टोनी बोला, खुद को रोक नहीं पाया। क्या आप छात्र लेते हैं? मैं सच में आपसे सीखना चाहता हूँ। सिर्फ इस फ्राइड राइस के लिए मैं हंसकर बात टाल देता हूँ। एक निवाला लेते ही ये बंदा शागिर्दी की बात करने लगा। बिग टोनी को हैरानी नहीं है कि मैं उसे गंभीरता से नहीं ले रहा।
इस स्तर की कला हर किसी को नहीं सिखाई जाती। वह आ भरकर कहता है, मुझे पता है तुम इतनी आसानी से नहीं सिखाओगे। फिर वह मुड़ता है और देखता है कि काम और लिली कटोरे से चोरी छिपे निवाले ले रहे हैं। एक एक चम्मच। चेहरे पर गहरी तृप्ति है। अरे तुम लोग भी, मेरे लिए भी बचाओ। बिग टोनी अपना फोन निकालता है और तुरंत पेमेंट कर देता है। फिर वह तेजी से मुड़कर टेबल की तरफ दौड़ता है। मुझे अपने फोन पर पेमेंट आने की आवाज सुनाई देती है और मेरे अंदर का तनाव कम हो जाता है। इस स्टॉल पर पूरा एक हफ्ता काम आखिरकार पूरा हुआ और अब मैं फिर से उस सपने में जा सकता हूँ। वापस उस छोटी मेज पर बिग टोनी, लिली और काम ने कटोरा पूरा साफ कर दिया है। यह बहुत लाजवाब था, बस थोड़ा कम पड़ गया। कम पड़ गया? सबसे ज्यादा तो तुमने ही खाया है। बात तो सही है, पर सच कहूं तो ये इंपीरियल सुप्रीम फ्राइड राइस वाकई में लाजवाब है। फ्राइड राइस का स्वर्ण मानक, तभी तो इसे इंपीरियल कहते हैं। उस शाम घर पहुंचने के बाद मैं सपने में जाने के लिए बेताब था। इस बार मैं एक चौड़े गेहुए रंग के तेज आंखों वाले आदमी के शरीर में था। उसकी पहचान उसका एकमात्र बीफ नूडल, प्रीमियम सामग्री के पहाड़ वाले इंपीरियल सुप्रीम फ्राइड राइस के उलट इस डिश में सिर्फ एक मुख्य सामग्री इस्तेमाल होती है, बीफ। लेकिन कठिनाई के मामले में यह नूडल्स इंपीरियल फ्राइड राइस से कहीं आगे है। उस डिश से मिले सारे पाक कौशल के बावजूद इस बीफ नूडल में महारत हासिल करने में सपने के अंदर 4 साल लग गए। पिछली बार की तरह जब मैं वहां से बाहर निकला तो मुझे उस रूह का इंपीरियल इनाम मिला जिसका शरीर मैंने धारण किया था। सम्राट द्वारा भेंट की गई एक ब्लेड जो खास तौर पर इसी डिश के लिए बनी थी। साथ ही सिस्टम ने एक नया टास्क दिया, 20,000 युआन में एक सर्विंग बीफ नूडल बेचना। इसे पूरा करते ही एक नया सपना अनलॉक हो जाएगा। उधर बिग टोनी का 10,000 युआन वाले फ्राइड राइस का वीडियो रातों रात वायरल हो गया, जिससे जिज्ञासु लोगों की भीड़ स्टॉल की तरफ खिंची चली आई। अगली सुबह मैं जल्दी पहुंचा और साइन बदल दिया। इंपीरियल सुप्रीम फ्राइड राइस अब नहीं था, उसकी जगह 20,000 युआन प्रति सर्विंग वाला एकमात्र बीफ नूडल आ गया। फिर मैंने लाइव स्ट्रीम शुरू की। आज का मेन्यू है बीफ नूडल सेट, 20,000 युआन प्रति सर्विंग। कोई डिलीवरी नहीं। बिग टोनी के वीडियो की वजह से लाइव आते ही दर्शकों की बाढ़ आ गई। देखें आज कौन सा बदनसीब 10,000 के फ्राइड राइस उड़ा रहा है। तो तुमने फ्राइड राइस छोड़ दिया और बीफ नूडल ले आए, वो भी 20,000 में। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या मैंने सही पढ़ा? नूडल्स के लिए 20,000? मैं देख रहा हूं कि लोग कहां कहां से जुड़ रहे हैं। कमेंट्स की बौछार हो रही है। फिर मैं बोला, आज इंपीरियल फ्राइड राइस नहीं है, सामग्री खत्म हो गई है। तो फिलहाल यह मेन्यू में नहीं है। आज है हमारा खास बीफ नूडल, सिर्फ 5 सर्विंग्स, रिजर्वेशन शुरू हो गए हैं। चैट पर हंगामा मच गया। 20,000 में एक गाड़ी आ जाती है और तुम नूडल्स पर खर्च कर रहे हो। देखो, ऐसा नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मुझे बस बीफ नूडल पसंद नहीं है। अगर यकीन है तो एक टाइप करो। तभी एक गोल्डन रॉकेट एनिमेशन पूरी स्क्रीन पर छा गया। यांग चांग के यंग मास्टर हुआंग ने सुपर रॉकेट भेजा है। एक कमेंट भी है यंग मास्टर की तरफ से। हुआंग प्रकट होते हैं, शेफ मेरे लिए 3 रिजर्व कर लो। गिफ्ट मिलते ही चैट पागल हो गई। असंभव, कोई वाकई नूडल्स के एक कटोरे पर 20,000 खर्च कर रहा है। मैं कमेंट देखता हूं और सिर हिलाता हूं। ठीक है, आ जाइए, आपकी सर्विंग्स रिजर्व हैं। मैं मुड़ा और तैयारी शुरू की। कुछ ही देर में एक भारी भरकम आदमी, कम से कम 250 पाउंड का, एक महिला और एक छोटी बच्ची के साथ आया। शेफ, क्या मेरा ऑर्डर तैयार है? आप यंग मास्टर हुआंग हैं? वही हूं, मेरी बेटी को खाने से जुड़ी गंभीर बीमारी है। कल रात बिग टोनी के आपका फ्राइड राइस चखने के बाद उन्होंने मुझे यहां आने को कहा। शेफ, अगर आपका खाना मेरी बेटी की हालत सुधार सकता है तो पैसे की कोई परवाह नहीं। मैं सिर हिलाता हूं और उन्हें बैठने का इशारा करता हूं। फिर मैं अपने काम में जुट जाता हूं। सबसे पहले मैं लालटेन के ढांचे का कंकाल बनाता हूं, फिर चीनी में पानी मिलाकर उसे गाढ़ा सिरप बनाता हूं। मैं राइस पेपर पर पैटर्न बनाना शुरू करता हूं। लाइव स्ट्रीम के दर्शक पूरी तरह हैरान हैं। ये बीफ नूडल की स्ट्रीम नहीं थी। ये क्या हो रहा है? ये चीनी की कलाकारी क्यों कर रहा है? मैं चैट नहीं देखता, मैं सारे टुकड़े पूरा करता हूं और सिरप के ठंडा होने का इंतजार करता हूं। फिर मैं एक एक करके उन्हें जोड़ता हूं। ज्यादा देर नहीं लगती कि दर्शकों को आकार समझ आ जाता है। वो एक महल वाली लालटेन है। उसे ये सब बनाना कैसे आता है? इसका बीफ नूडल से क्या लेना देना है? लालटेन तैयार होते ही मैं सीधा खड़ा होता हूं और देखता हूं कि सवालों की बौछार हो रही है। यह बीफ नूडल एक पूरा सेट है। नूडल्स के साथ इसमें लालटेन वाली बीफ की डिश और एक रहस्यमयी अंडा भी है। यह लालटेन उसी का हिस्सा है। मैं नीचे कूलर से बीफ टेंडरलोइन निकालता हूं। फिर मैं चाकू का केस खोलकर एक ब्लेड निकालता हूं, लगभग 1 फुट लंबी, बेहद पतली। मैं उसे टेंडरलोइन के किनारे पर ले जाकर काटना शुरू करता हूं। रोशनी में आप देख सकते हैं कि ब्लेड से मांस का एक टुकड़ा लटक रहा है, इतना पतला कि आर पार दिख रहा है। रोशनी उससे गुजर रही है। लाइव स्ट्रीम इसे कैद कर लेती है और चैट फट पड़ती है। वाह, ये तो बहुत पतला है। ये सच में पारभासी है। नहीं, क्या ये सच है? क्या ये फिल्टर यूज कर रहा है? मांस इतना पतला कैसे कट सकता है? क्या ये असली लालटेन वाला बीफ है? क्या वाकई इससे रोशनी गुजरती है? देखते ही देखते मैंने 8 एक जैसे टुकड़े काट लिए।
मैं एक पैन लाता हूँ, हर टुकड़े को फ्राई करता हूँ, फिर एक हाथ से उसे दबाकर दूसरे हाथ से नक्काशी वाला चाकू उठाता हूँ। मैं जैसे ही ब्लेड चलाता हूँ, एक अक्षर सफाई से अलग हो जाता है। चौकोर टुकड़े के बिल्कुल बीच में एक कटआउट उभर आता है, आकाश का अक्षर। फिर मैं उस टुकड़े को उठाकर लालटेन के खुले पैनल में फिट कर देता हूँ, बिल्कुल सटीक। दर्शक अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। रुको रुको, मुझे लगा ये बीफ जर्की बना रहा है, अब ये मांस पर शब्द उकेर रहा है। क्या ये असली है? पक्का फिल्टर होगा। मांस पर अक्षर कौन उकेरा है? मैंने ऐसा कभी नहीं सुना। मैं रुकता नहीं, मैं बाकी के टुकड़ों के साथ भी वही करता हूँ। बाकी 7 टुकड़ों में अलग अलग अक्षर उकेरता हूँ। पहले के साथ मिलकर ये कुल 8 अक्षर बनाते हैं। स्वर्ग के नीचे एकमात्र, दुनिया का बेहतरीन स्वाद। 8 टुकड़ों को लालटेन के 8 पैनलों में लगा दिया जाता है। मैं अंदर एक छोटी बिना धुएं वाली मोमबत्ती जलाता हूँ। भीड़ के सामने एक ऐसी लालटेन चमक उठती है जैसी किसी ने नहीं देखी। लाइव स्ट्रीम का तो होश ही उड़ गया। नहीं, इसने वाकई बीफ से लालटेन बना दी। ये असली लालटेन वाला बीफ है। ये तो खाने के लिए बहुत खूबसूरत है। ओ वाह, मांस से बनी लालटेन। जीजी की आंखें फटी रह गईं। लालटेन वाला बीफ देखते ही वह दंग रह गई। जब उसे पता चला कि यंग मास्टर हुआंग बेटी को स्ट्रीट स्टॉल ले जाना चाहते हैं, तो वह पूरी तरह खिलाफ थी। पर अब इस लालटेन वाले बीफ को देखकर उसे नूडल्स का इंतजार होने लगा। जैसे ही वह सब कुछ देख रही थी, मैं सूप के बर्तन से ढक्कन हटाता हूँ। बीफ की खुशबू उसे छूकर निकल जाती है। बिना सोचे वह अपने होंठ चाटने लगती है। कितनी शानदार खुशबू है। मैं एक बड़ा करछुल लेता हूँ और बर्तन से 2 भरपूर सर्विंग्स बीफ शोरबा वोक में डालता हूँ और उबालता हूँ। फिर एक बड़ा बीफ का टुकड़ा लेकर उसे पेस्ट बनाता हूँ। फिर धीरे धीरे हड्डियों और खाल के शोरबे को उसमें मिलाता हूँ। पेस्ट को धीरे धीरे एक गाढ़े जेली जैसे रूप में लाता हूँ। मैं इस पेस्ट को राइस पेपर पर डालकर बेलन से 1 मिलीमीटर से भी कम पतला बेलता हूँ। फिर इसे जमने के लिए कूलर में डालता हूँ। जमने के बाद मैं चाकू से बीफ की लंबी नाजुक पट्टियां काटता हूँ। नूडल्स उबलते शोरबे में जाते हैं। इन नूडल्स में मैदे का एक अंश भी नहीं है। ये पूरी तरह से बीफ और शोरबे से बने हैं। सही मायनों में एक बीफ नूडल। शोरबे में 10 सेकंड पकने के बाद मैं तुरंत 3 कटोरे निकालता हूँ। मैं नूडल्स को 3 भागों में बांटता हूँ। जीजी, जिसे खाना देखने भर से घिन आती थी, अब बेचैनी से इंतजार कर रही है। वह आगे बढ़ती है, कटोरे के ऊपर गर्दन खींचती है और सूंघती है। बहुत ही बढ़िया खुशबू है। मैं बता सकती हूँ कि यह लाजवाब है। हाँ, मिसेज हुआंग के साथ यंग मास्टर हुआंग भी। वह पारदर्शी शोरबे और लाल गुलाबी नूडल्स को घूरती है। इसे ही कहते हैं एकमात्र बीफ नूडल। बिल्कुल। फिर मैं बिना छीले हुए कुछ अंडे निकालता हूँ। मिसेज हुआंग उन अंडों को घूरती हैं। छिलके अभी भी लगे हैं और बड़बड़ाती हैं, ये वाकई अच्छे हैं। लाइव स्ट्रीम के दर्शक भी उलझन में हैं। सच कहूं तो थोड़ी निराशा हुई। नूडल्स तो ठीक हैं, लेकिन सादे अंडे कम से कम मैरिनेट तो कर लो, छिलके समेत। ये तो मजाक लग रहा है। यंग मास्टर हुआंग साफ शोरबे को देखते हैं। कोई स्प्रिंग अनियन नहीं। मैं मुस्कुराता हूं। यह वैसा नहीं है। यह कटोरा सिर्फ बीफ के शुद्ध स्वाद के बारे में है। स्वाद खुद बोलेगा। वह कुछ और कहने ही वाले थे कि एक सूप पीने की आवाज आई। जीजी ने शोरबे का एक घूंट लिया है। उसकी आंखें तृप्ति से बंद हैं। वाह, ये शोरबा तो कमाल का है। मिसेज हुआंग उसे दंग होकर देखती हैं। घर पर हर खाना जीजी के लिए एक जंग जैसा होता है। हर बार सिर्फ आनाकानी। उसने जीजी को कभी ऐसे खाते नहीं देखा। क्या शोरबा वाकई इतना अच्छा हो सकता है? वह एक चम्मच उठाती हैं और थोड़ा सा पीती हैं। बीफ के स्वाद का एक धमाका उसकी जबान पर होता है। ये शोरबा तो असली है। यंग मास्टर हुआंग उसके हाव भाव देखते हैं और खुद भी एक घूंट पीते हैं। जैसे ही ये उनकी जबान पर लगता है, उनकी भौहें तन जाती हैं। ओ, ये तो बहुत बढ़िया है। मेरा सुझाव है कि पहले नूडल्स चखें। अभी बनावट सबसे बेहतर है। मिसेज हुआंग चॉपस्टिक से नूडल्स उठाती हैं। वह चबाती हैं और रुक जाती हैं। रुको, क्या ये मांस से बने हैं? वह एक नूडल उठाकर देखती हैं। नूडल्स का रंग वही पक चुके बीफ जैसा हल्का गुलाबी है। चॉपस्टिक पर घुमाते हुए जैसे ही वे मुंह में जाते हैं, उन्हें पहली बार समझ आता है कि स्प्रिंगी का मतलब क्या है। हे भगवान, यंग मास्टर हुआंग भी एक निवाला लेते हैं। बनावट उन्हें हैरान कर देती है। शेफ, ये नूडल्स इतने स्प्रिंगी कैसे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे रबर बैंड से चोट लगी हो। तीनों को मजे से खाते देख लाइव स्ट्रीम के दर्शक लार टपका रहे हैं। ठीक है, मान गया। मैं आज डाइट के लिए डिनर छोड़ने वाला था। अब मुझे बीफ नूडल ढूंढने ही होंगे। शानक्सी प्रांत से नूडल्स की एक कटोरी भेज रहा हूँ। शानक्सी प्रांत से नूडल्स की एक कटोरी भेज रहा हूँ। हुबेई प्रांत से हॉट ड्राई नूडल्स की एक कटोरी। यंग मास्टर हुआंग नूडल्स और शोरबे के कुछ और घूंट लेते हैं। फिर उनकी नजर छोटे कटोरे में रखे अंडों पर पड़ती है। वह आ भरकर सिर हिलाते हैं। शेफ, नूडल्स लाजवाब हैं, शोरबा लाजवाब है, लेकिन यह अंडा सारा मजा खराब कर रहा है। अगर आप इसे शोरबे में पकाते तो बात ही अलग होती। मैं सुनकर मुस्कुरा देता हूँ। समझाने के बजाय मैं मेन्यू के विवरण पर टैप करता हूं और पूछता हूं, इसे मिस्ट्री एग क्यों कहा जाता है? तुम्हारा क्या मतलब है? क्या इसके अंदर वाकई कुछ छिपा है? मैं कुछ नहीं कहता, बस एक शांत इशारा करता हूं। चख कर देख लो। यंग मास्टर हुआंग मेरे चेहरे का आत्मविश्वास देखकर और जिज्ञासु हो जाते हैं। वह एक अंडा उठाते हैं, हल्का नारंगी छिलका, छूने में गर्म। सब कुछ बताता है कि यह बस एक सादा स्टीम्ड अंडा है। तो इसे मिस्ट्री एग क्यों कहें?
वह इसे मेज के कोने पर धीरे से मारते हैं। छिलका टूटता है, अंदर एक एकदम सफेद सफेदी दिखती है। यंग मास्टर हुआंग मेरी ओर देखते हैं। ये तो बस एक साधारण स्टीम्ड अंडा है। चैट के नफरत करने वाले तुरंत कूद पड़ते हैं। कहा था ना, सारा दिखावा नकली है। ये तो सच में सादा अंडा है, इतनी जल्दी नहीं। यह साफ तौर पर एक अंडा है जो 1000 साल पुराने फीनिक्स ने दिया है। इसमें ट्रिपल एस टियर का पालतू जीव निकलने की क्षमता है। यह मेरा अंडा है, कोई इसे छुएगा नहीं। चैट में रोस्टिंग देखकर यंग मास्टर हुआंग हिचकिचाते हैं और इसे नीचे रखने जाते हैं। दरअसल मुझे अंडे ज्यादा पसंद नहीं है। मैं मुस्कुरा देता हूँ। खाना खाने के लिए होता है, घूरने के लिए नहीं। बात खत्म। यंग मास्टर हुआंग की हिचकिचाहट खत्म होती है और वो पूरा अंडा मुंह में डाल लेते हैं। एक निवाला और केकड़े के अंडों की महक का धमाका। केकड़े के अंडों की वो गहरी बेमिसाल खुशबू लजीज रस के साथ घुली हुई पूरे मुंह में फैल जाती है। यंग मास्टर हुआंग को लग रहा है जैसे उनका सिर फट ही जाएगा। यह तो पागलपन है। वो केकड़े के उस लजीज निवाले को हैरानी में निगल जाते हैं। मुझे ऐसे घूर रहे हैं जैसे मैं किसी और दुनिया का प्राणी हूं। मिसेज हुआंग उनके हाव भाव देखती हैं। क्या हुआ? यंग मास्टर हुआंग अंडे की तरफ इशारा करते हैं। जर्दी, इसमें केकड़े के अंडे हैं। क्या केकड़े के अंडे? यह नामुमकिन है। लाइव स्ट्रीम के दर्शक एक एक शब्द पकड़ लेते हैं और चैट में खलबली मच जाती है। अरे यार, कोई जादूगर भी ऐसा नहीं कर सकता। केकड़े के अंडे और अंडे की जर्दी, क्या वो वाकई फर्क बता पा रहे हैं? मैंने बस अंडा देखा, वो पूरी तरह साबुत था। अगर तुम इतने पक्के हो तो एक और खाओ, आधा तोड़कर दिखाओ। मैं नहीं मानता कि आम अंडे में केकड़े के अंडे हो सकते हैं। सिर्फ लाइव स्ट्रीम ही नहीं, मिसेज हुआंग को भी शक है। छिलका पूरी तरह साबुत था, एक खरोंच तक नहीं। अगर अंदर वाकई केकड़े के अंडे हैं तो वो अंदर गए कैसे? यह सोचकर उन्हें चखने की उत्सुकता होती है। वो अंडा मुंह में रखती हैं और धीरे से काटती हैं। गाढ़े लजीज रस की एक लहर उनके मुंह में भर जाती है। केकड़े के अंडों की वो बेमिसाल खुशबू उनके एहसासों में खिल उठती है। उन्हें लगा था वो तैयार हैं, पर इतना सारा रस अंदर होगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। केकड़े के अंडों की सुनहरी सॉस की एक धार उनके होठों के कोने से बहती है। वो जल्दी से अपने हाथ से उसे थाम लेती हैं, फिर अपने होठों के कोने से उस सॉस को चाट लेती हैं। वो आधा खाया हुआ अंडा हाथ में थामे सफेदी चबाती हैं। केकड़े के अंडों का इतना गहरा स्वाद कि वो दंग रह जाती हैं। यह वाकई केकड़े के अंडे हैं। हे भगवान, यह मुमकिन कैसे है? उनके हाथ में बचा हुआ आधा अंडा एक छोटी कटोरी जैसा लग रहा है जिसमें बची हुई सॉस भरी है। सुनहरे तरल में नारंगी लाल केकड़े के अंडों के टुकड़े दिख रहे हैं, जैसे छीले हुए संतरे की फांकें जिनमें ट्रांसलूसेंट चर्बी मोती की तरह बिखरी है। देखने में बेहद शानदार। लाइव स्ट्रीम के दर्शक पूरी तरह हैरान हैं। नामुमकिन, क्या यह हाफ बॉइल्ड अंडा हो सकता है? हाफ बॉइल्ड अंडे में केकड़े के अंडों के असली टुकड़े और चर्बी तो नहीं हो सकती। हे भगवान, यह कैसे मुमकिन है? सिर्फ दर्शक ही नहीं, यंग मास्टर हुआंग भी उतने ही हैरान हैं। तुमने इसे अंदर डाला कैसे? क्या तुम्हें सच में कोई जादू आता है? मैं जोर से हंसता हूं। इंसान की काबिलियत पर थोड़ा भरोसा रखो। मैं एक ताजा अंडा उठाता हूं। मेरे सीधे हाथ में लगभग 2 इंच का एक छोटा ब्लेड इतनी तेजी से घूमता है कि वो रोशनी की एक लकीर बन जाता है। फिर मैं उल्टे हाथ में पकड़े अंडे को उसकी तरफ लाता हूं। टैप टैप की एक धीमी आवाज गूंजती है और ब्लेड ने अंडे के ऊपरी सिरे के चारों और एक पूरा घेरा बना दिया है। उंगली के एक झटके से अंडे के छिलके का एक गोल टुकड़ा साफ बाहर आ जाता है। अब ऐसी मशीनें भी हैं जो यह कर सकती हैं, लेकिन उनसे छेद बड़ा हो जाता है। मुझे ब्लेड ही पसंद है। इस तरीके से कट ज्यादा बारीक होता है। बंद करने के बाद पता लगाना बहुत मुश्किल है। यंग मास्टर हुआंग मुंह खुला रखे ताक रहे हैं। लाइव स्ट्रीम भी उतनी ही स्तब्ध है। भाई साहब, चाकू पर ऐसा कंट्रोल तो कमाल है। यह शेफ कोई शौकिया नहीं है। कोई नौसिखिया होता तो उंगलियां कट जाती। उस पुरानी फिल्म में कच्चे अंडे वाला सीन देखा था, उसके बाद से किसी को ऐसे अंडा खोलते नहीं देखा। तो केकड़े के अंडे अंदर गए कैसे? यंग मास्टर हुआंग पूछते हैं। मैं मुस्कुराता हूं। एक बार खोल लिया तो अंदर कुछ भी डालना आसान है। अंडे की सफेदी और जर्दी बाहर निकालो, फिर केकड़े के अंडे, चर्बी और नूडल्स का बचा हुआ बीफ ब्रोथ मिलाकर सॉस तैयार करो। फिर एक सांचे का इस्तेमाल करके उसे जर्दी के आकार का बना लो। एक बार गेंद तैयार हो जाए तो उसे वापस खोल में डालो, सफेदी वापस भरें, ढक्कन सील करें और स्टीम कर लें। बस इतना ही। वो सुन रहे हैं। यंग मास्टर हुआंग का मुंह थोड़ा खुला रह गया है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि अंडे जैसी मामूली चीज बनाने की प्रक्रिया इतनी जटिल हो सकती है। तभी गली के मुहाने पर थोड़ी हलचल होती है। बाहर से भीड़ में एक आवाज सुनाई देती है। कहाँ? यहाँ इतना अच्छा क्या है? भीड़ मुहाने की ओर दौड़ती है। चीखें सुनाई देती हैं। शायला मियाँ, आई लव यू है एवरीवन। इस गली में क्या अच्छा है? किसी फैन के जवाब देने से पहले ही बाहर से एक बच्चे की आवाज सुनाई देती है। बहुत अच्छा, यह अब तक की सबसे बेहतरीन चीज है जो मैंने खाई है। कहाँ? क्या है वो? चलो चलो देखते हैं। शायला मियाँ का हाथ पकड़ती है और सीधे स्टॉल की तरफ बढ़ती है। ओह, कितनी शानदार महक है। बाकी कुछ भी पहले शायला की नाक उसे पकड़ लेती है। हवा में अब भी बीफ ब्रोथ की खुशबू है। बीफ की वो महक लाजवाब है। मियाँ भी सूंघती है। वो कुछ कहने ही वाली होती है, तभी स्टॉल पर लगा रेड बोर्ड देखकर उसके मुंह से आह निकलती है। हाथ मुंह पर आ जाता है। वो शायला की बांह खींचती है। क्या हुआ? शायला उलझन में मुड़ती है। मियाँ रेड बोर्ड की तरफ इशारा करती है। क्या मैं सही पढ़ रही हूँ?
20,000 युआन एक सर्विंग। उनके पीछे आ रहा डायरेक्टर स्टॉल तक पहुंचता है और कैमरा सीधे रेट बोर्ड पर घुमा देता है। क्लोजअप ले रहा है। क्या वो आपकी टीम का है? नहीं, वो हमारे साथ नहीं है। तो वो 20,000 क्यों वसूल रहा है? यह पागलपन है। शायला के इतना कहते ही उसके फैंस टूट पड़ते हैं। मुझे लगा वो शो का ही कोई प्लांट है। ये पक्का शो की शोहरत का फायदा उठाना चाहता है। शायला, मत खरीदना, यह स्कैम है। इस आदमी का पैसों के लिए दिमाग फिर गया है। फैंस की बातें सुनकर यंग मास्टर हुआंग का चेहरा सख्त हो जाता है। जरा संभल कर बोलो। क्या तुम में से किसी ने वाकई इसे चखा है? शेफ जो चाहे रेट रख सकता है। नहीं खरीदना तो मत खरीदो, बस बकवास करना बंद करो। क्या अब हम किसी स्कैम को एक्सपोज भी नहीं कर सकते? मिर्ची लगी क्या? तुम पक्का मिले हुए हो। हम तुम्हें बेनकाब करेंगे। ओ, तो क्या ये बेहुदा कीमत जायज है? 20,000 युआन नूडल्स के लिए? क्यों नहीं सीधे लोगों को लूट लेते? बीफ नूडल्स के लिए 20,000? क्या पूरी गाय ही पतीले में डाल दी? यह सीधे सीधे ठगी है। दीवाना, कोई बिका हुआ आदमी? मैं? यंग मास्टर हुआंग अपनी चाबियां निकालते हैं और उन्हें सड़क किनारे खड़ी मैक्लारेन P1 की तरफ इशारा करते हैं। एक बटन दबाते ही इंजन दहाड़ने लगता है। हर फैन का सिर उधर घूम जाता है। ये कौन सी कार है? कितनी गॉर्जियस है! वो मैक्लारेन P1 लग रही है, लगभग 30 लाख डॉलर की। यंग मास्टर हुआंग हर शब्द सुन रहे हैं और ठंडी हंसी हंसते हैं। मैं साल के करोड़ों कमाता हूं। तुम्हें लगता है मुझे सड़क के स्टॉल का प्रचार करने की जरूरत है? फैंस चुप हो जाते हैं। शर्मिंदगी चिड़चिड़ाहट में बदल जाती है। भीड़ और भड़कने ही वाली थी, पर शायला फुर्ती दिखाती है। वो हालात बिगड़ते देख जल्दी से मुस्कुराकर बीच में आती है कैसे हैं आप? और यह जरूर आपकी वाइफ होंगी, बहुत खूबसूरत हैं। और आपकी बेटी कितनी प्यारी है। ऐसी सूरत देखकर कोई गुस्सा नहीं रह सकता। चापलूसी काम कर गई और यंग मास्टर हुआंग का गुस्सा ठंडा हो जाता है। हम यहाँ एक शो शूट कर रहे हैं, हमें एक चैलेंज पूरा करना है। हम ग्वांगझू का सबसे बेहतरीन खाना ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो कुछ हमने अब तक पाया है उसकी कीमत सामान्य रही है। यह पहली बार है जब हमने 20,000 युआन वाले नूडल्स देखे हैं। क्या आप वही खा रहे हैं? कैसा है? उसका लहजा गर्मजोशी भरा है और यंग मास्टर हुआंग बात टाल देते हैं। मैं साफ कहूं तो सिर्फ ग्वांगझू में ही नहीं, इस नूडल का मुकाबला दुनिया में कहीं नहीं है। मैं इस पर कायम हूं। भीड़ हंस पड़ती है। दुनिया में सबसे बेहतरीन। इसने सच में यह कह दिया। देश भर में इतनी सारी नूडल शॉप्स हैं, कितने लोग इससे सहमत होंगे? जरा देखो, अकेले ग्वांगडांग में ही ग्वांगटोंग नूडल्स नेशनल टॉप 10 लिस्ट में है। यहीं ग्वांगझू में खड़े होकर यह कहना कि एक बीफ नूडल दुनिया में नंबर 1 है। क्या तुम्हें लगता है ग्वांगझू के लोग इसे ऐसे ही जाने देंगे? लाइव स्ट्रीम में दर्शक भी यही बहस कर रहे हैं। वुहान से हूं मैं, हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। हॉट ड्राई नूडल्स नंबर 1 है। बात खत्म। शायला ने ऑनलाइन बहस नहीं देखी है, लेकिन उसे पता है डायरेक्टर रिकॉर्ड कर रहे हैं, और अगर यंग मास्टर हुआंग की बात शो में गई तो आसानी से विवाद खड़ा हो सकता है। यहां तक कि लोग पीछे पड़ सकते हैं। इसलिए वो जल्दी से बीच में आती है। मेरा मतलब है, शायद आप उन बीफ नूडल्स की बात कर रहे हैं जो आपने पर्सनली खाए हैं, ना? नहीं, चाहे मैंने बाकी चखे हों या नहीं, यह कटोरा नंबर 1 है। ठीक है, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, कोई बात नहीं। हर शब्द पर कायम हूं। यकीन नहीं आता? खुद चख लो, मैं खिला रहा हूं। और अगर तुम्हें यह अच्छा नहीं लगा तो मैं खुद जाकर तुम्हारे लिए एक ग्रुपर मछली पकड़ लाऊंगा। नहीं नहीं, इसकी जरूरत बिल्कुल नहीं है, प्लीज। भाई, ऐसे वादे मत करो जो पूरे न कर सको। दुनिया में हमेशा कोई न कोई बेहतर होता है, हमेशा। कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे शेफ पर भरोसा है। यंग मास्टर हुआंग भीड़ पर तिरछी नजर डालते हैं और एक गहरी नाक फुलाते हैं। मुझे ऐसे लोग बर्दाश्त नहीं। खुद कुछ पता नहीं, पर ऐसे बनते हैं जैसे सब कुछ जानते हैं। शायला और मिया दोनों थोड़े असहज हो जाती हैं, क्योंकि उनके आसपास के लोग उनके ही फैंस हैं। क्या तुम चखना चाहती हो? मिया शायला की स्लीव खींचती है। शायला यंग मास्टर हुआंग की तरफ देखती हैं, जो मजे से बचा हुआ ब्रोथ पी रहे हैं, और कुछ महसूस होता है। जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, मुझे चखने का मन है, लेकिन 20,000 युआन यह बहुत है। शायला, बस एक सर्विंग ले लो। शायला डायरेक्टर की तरफ से इशारा देखती हैं। वो स्टॉल के पास जाती है। शेफ, क्या आप हमारे लिए एक बना सकते हैं? जरूर, मैं बेफिक्री से कहता हूं और सीधे लालटेन शैडो बीफ पर काम शुरू कर देता हूं। यह देखकर डायरेक्टर करीब आ जाता है। कैमरा ऑन है। वही स्टेप्स जो पहले थे। चीनी की चाशनी पकाओ, लालटेन का ढांचा बनाओ। मुझे इतनी आसानी से ये सब करते देख शायला और मिया पूरी तरह खो गई हैं। हर कदम पर हैरान हो रही हैं। वाओ, वो शुगर लॉलटेन कितनी खूबसूरत है। रुको, क्या लॉलटेन भी खाने वाली है? मैं यंग मास्टर हुआंग के सामने रखे लॉलटेन शैडो बीफ की तरफ ठुड्डी उठाता हूँ। वो वाला लॉलटेन शैडो बीफ। रुको, वो खाना है, मुझे लगा वो सजावट है। यंग मास्टर हुआंग ये सुनते हैं और लालटेन से एक स्लाइस तोड़ते हैं। कुरकुरेपन के साथ वो मुंह में जाता है, बिल्कुल आलू चिप्स जैसा। स्लाइस मुंह में जाते ही छोटे टुकड़ों में बिखर जाती है, और जैसे ही लार उसके साथ मिलती है, वो पिघलकर जुबान पर घुल जाती है। बीफ जिसकी सारी नमी सूखा दी गई है, उसका स्वाद उसमें पूरी तरह कैद है। मुंह में नरम होते ही बीफ का असली स्वाद फट पड़ता है, गहरा और चबाने पर और बेहतर होता जाता है। इसका टेक्सचर तो अवास्तविक है। वो जोर से बोले बिना नहीं रह पाते।
तुरंत एक और बड़ा निवाला लेते हैं, कुरकुरा कुरकुरा चिप्स की तरह, और वो हर बार ज्यादा जोश से चबाते हैं। वो मिसेज हुआंग और गिगी को बुलाते हैं, तुम दोनों को यह चखना ही होगा, बीफ कमाल का है। मिसेज हुआंग ने एक टुकड़ा उठाया, धीरे से काटा और उसके करारेपन ने उन्हें हैरान कर दिया। कितना कुरकुरा है और स्वाद तो लाजवाब है। मैं तो शो देखते हुए इसके एक दर्जन टुकड़े खा जाऊं। जिजी खुशी से चबाती रही और सिर हिलाती रही। मियाँ पास से बस सब सुन रही थी और बिना सोचे ही उसने लार निगली। यंग मास्टर हुआंग ने उसे घूरते हुए पकड़ा। आओ एक चक्कर देखो। अरे नहीं, मैं नहीं खा सकती। कोई बात नहीं, बस एक टुकड़ा। तुमने अपना ऑर्डर तो दे ही दिया है, एहसान का बदला तो कभी भी चुकाया जा सकता है ना? मियाँ ने सोचा, बात तो सही है। उसने संकोच छोड़ दिया और एक टुकड़ा उठा लिया। एक छोटा सा बाइट। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। शायला, तुम्हें इसे जरूर चखना चाहिए, यह बिल्कुल अविश्वसनीय है। मियाँ ने लालटेन शैडो बीफ का एक टुकड़ा शायला के मुंह के पास किया, जैसे उसे कोई छिपा हुआ खजाना मिल गया हो। शायला ने बड़े शक के साथ एक बाइट लिया। उसकी आंखें भी उतनी ही फैल गईं। कितना कुरकुरा है और खुशबू भी कमाल की है। जैसे ही उसके दांत गोश्त से टकराए, वो चिप्स की तरह बिखर गया। वो पूरी तरह दंग रह गई। शेफ, क्या यह सच में बीफ है? ये इतना कुरकुरा कैसे है? इतना पतला कि सीधे तवे पर भुन जाए और इतना सूखा कि करारा हो जाए। मैंने ऊपर देखे बिना कहा। लालटेन के फ्रेम का आखिरी टुकड़ा फिट किया, फिर नीचे रखे कूलर से बीफ टेंडरलॉइन निकाला। संभल के मैंने कहा और चाकू का केस खोल दिया। मैंने लंबी ब्लेड निकाली, बिजली सी चमक उठी और बीफ का एक कागज जैसा पतला टुकड़ा अलग हो गया। मैंने उसे ब्लेड पर उठाया और शायला के सामने कर दिया। वो इतना पतला था कि उसका मुंह खुला का खुला रह गया। लाइव स्ट्रीम के दर्शक उसके चेहरे के भाव देखकर हंस पड़े। शायला पूरी तरह खो गई थी। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार शेफ की स्लाइसिंग देखी थी तो मेरा चेहरा भी ठीक ऐसा ही था। पहली बार देखने वालों का रिएक्शन देखना मुझे बहुत पसंद है। रुको, जब वो उसे इस पर नक्काशी करते देखेगी, उसकी आंखें तो जैसे बाहर ही आ जाएंगी। मियाँ भी उतनी ही हैरान थी, पर उसका ध्यान उस चाकू पर था। वो चाकू बेहद खूबसूरत था। यह देखकर शायला ने आखिरकार उस चाकू को गौर से देखा। उसका हैंडल बड़ा अजीब था। एक सुनहरी नागिन पूरे हैंडल पर लिपटी थी, इतनी जीवंत की मानो अभी फुफकार उठेगी। ब्लेड की हर तेज हरकत के साथ वो जैसे हिलती और उछलती थी, और हर हरकत के साथ बीफ का एक और बारीक टुकड़ा गिरता गया। वो चाकू कितना शानदार है। शेफ, यह आपको कहाँ से मिला? मैंने इसे खरीदा नहीं, यह पीढ़ियों से मेरे परिवार में है। अब समझ आया, यह तो किसी और जमाने का लगता है। यंग मास्टर हुआंग सब सुन रहे थे। वो करीब झुक गए। शेफ, ये मत कहना कि ये ड्रैगन सरपेंट ब्लेड उसी 10,000 साल पुरानी कटोरी के सेट का हिस्सा है। कमोबेश तुम सच में मालामाल हो। शायला ने एक भौं ऊपर उठाई। यह बंदा $30 लाख से महंगी कार चलाता है और ये कह रहा है कि सड़क किनारे दुकान चलाने वाला अमीर है। यंग मास्टर हुआंग ने उसके चेहरे की उलझन को भांप लिया और हंस पड़े। इस शेफ को कम मत समझो। ये कटोरी जो वो अपनी दुकान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, एक कटोरी मेरी कार से भी महंगी है। नामुमकिन, तुम कल रात यहां नहीं थे। पैलेस म्यूजियम से एक क्यूरेटर खुद यहां आया था और शेफ को यह सेठ देश को दान करने के लिए मनाने की कोशिश कर रहा था। एक्सपर्ट ने खुद कहा था ये सम्राट चनलोंग की निजी कटोरियां थीं। एक अकेली कटोरी करोड़ों की है, पूरा सेट तो अनमोल है। इसीलिए वो नूडल्स की एक कटोरी के 20,000 ले सकते हैं। और अगर मुझे अंदाजा लगाना हो, शेफ, आपके पूर्वज शाही रसोइये थे, है ना? नामुमकिन। शाही रसोइयों के वंशज सड़क किनारे स्टॉल चला रहे हैं, करोड़ों की कटोरियां इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक कहानी है। मेरा सरनेम लू है। मेरे पूर्वजों में सच में एक सम्राट शामिल थे। भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। मैंने शायला और मियाँ को इशारे से बुलाया। ठीक है, यह तैयार है। वे दोनों एक पल के लिए जम गईं, फिर धीरे से आगे बढ़ीं। नजरें उस सुनहरी कटोरी पर टिकी थीं। शायला थोड़ा पीछे हट गई। मैं नहीं कर सकती, यह तो राष्ट्रीय धरोहर है। अगर यह गिर गई तो जान निकल जाएगी। शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। यह बस एक कटोरी है। नूडल्स को गर्मा गर्म ही खाया जाना चाहिए, वरना बनावट वैसी नहीं रहेगी। शायला ने यह सुना और बड़ी सावधानी से दोनों हाथों से कटोरी उठा ली। वो दबे पांव मेज की ओर गई, बैठ गई और कटोरी सामने रख ली। वो खुद को रोक नहीं पाई। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतनी कीमती कटोरी में खाऊंगी। और चॉपस्टिक सोने में जड़ी जेड़ की थी। उसने उनके बीच नूडल्स का एक गुच्छा फंसाया। उसने मियाँ को बुलाया और अपना मुंह पूरा खोल लिया। मियाँ उसके बगल में बैठी और नूडल्स सीधे मुंह में डाल लिए। उसकी आंखें फटी रह गईं। ओ माय गॉड, ये तो बहुत ही लाजवाब है। मतलब सच में। शायला मियाँ का हैरान चेहरा देख रही थी। जिज्ञासा बढ़ती गई। उसने भी नूडल्स लिए, मुंह में डाले और एक बाइट लेते ही उसका चेहरा भी वैसा ही हो गया। इन नूडल्स में कितनी इलास्टिसिटी है, वो उछाल वाली बनावट, और ये बीफ की खुशबू कमाल की है। यह वाकई अद्भुत है। मुझे लगता है शोरबा पूरी तरह बीफ से बना है। सूप भी चखो, सूप तो और भी बेहतर है। शायला ने चम्मच उठाया और एक घूंट लिया। वो इतनी उत्साहित हो गई कि मियाँ को बार बार इशारे से चखने को कह रही थी। वे दोनों उस छोटी सी मेज पर झुकी थीं, एक दूसरे को नूडल्स खिला रही थीं और चेहरे खुशी से चमक रहे थे। आसपास मौजूद प्रशंसक उन्हें देखकर प्यारी सी मुस्कान बिखेरने लगे। शुद्ध आनंद। शायला का अंदाज ही यही है, एकदम असली रहना। तभी मैं एक रहस्यमयी अंडा लेकर वहां पहुंचा। यह सेठ के साथ आता है।
शायला उस साधारण से दिखने वाले अंडे को घूरती रही, फिर शरारती मुस्कान के साथ पलकें झपकाईं। वाह शेफ, इतने कंजूस, एक एक्स्ट्रा अंडा भी नहीं दे सकते? मेरे कुछ कहने से पहले ही यंग मास्टर हुआंग ने टोक दिया, यह एक रहस्यमयी अंडा है, इसमें जो दिखता है उससे कहीं ज्यादा है। इसका क्या मतलब? खाकर देखो। मैंने बस इतना कहा। ठीक है। शायला ने अंडा छीलना शुरू किया, थोड़ी उलझन में थी। वो बस एक बाइट लेने ही वाली थी कि मिसेज हुआंग ने कहा, इसे एक बार में ही पूरा मुंह में डालना। उसने पहले अपने अंडे को आधा काटा था और असली मजा मिस कर दिया था। उसे अब भी थोड़ा मलाल था। शायला ने उसे शक से देखा, फिर पूरा अंडा मुंह में रख लिया। उसने काटा। बम! अमीर! तीव्र स्वाद का एक धमाका उसके पूरे मुंह में फैल गया। उसकी आंखें फटी रह गईं, गाल फूल गए। सदमा! अरे! पूरी तरह हैरान। एक साथ उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जो शायद ही कभी आते हों। क्या तुम ठीक हो? बहुत गर्म है। शायला ने सिर हिलाया। उसने चबाते हुए मिसेज हुआंग की कलाई पकड़ ली। वो अब भी सिर हिला रही थी। उसका दूसरा हाथ घुटने पर जोर जोर से पड़ रहा था। आखिरकार उसने निगल लिया, केकड़े का अंश और अंडे की सफेदी सब एक साथ। और वो चिल्ला पड़ी, ओ माय गॉड, ये क्या है? इतनी अच्छी चीज कैसे हो सकती है? तुम्हारे साथ क्या समस्या है? ये सिर्फ एक अंडा है। नहीं, ये एक रहस्यमयी अंडा है। शायला आपा खो रही थी। मिसेज हुआंग अब भी भ्रम में थी। तो शायला ने बस दूसरा रहस्यमयी अंडा उठाया और खुद छीला, फिर सीधे मिसेज हुआंग के मुंह में खिला दिया। जैसे ही उन्होंने काटा, सुनहरे केकड़े के अंडों का स्वाद फूट पड़ा। उनकी आंखें पूरी तरह गोल हो गईं। बिल्कुल शायला जैसा एक्सप्रेशन, एक एक बारीकी के साथ। है ना, है ना, इसके अंदर केकड़े के अंडे हैं। ये मुमकिन कैसे है? उन दोनों ने सिर जोड़ लिए और तय किया कि यही वो बीफ नूडल्स हैं जिन्हें वो प्रतियोगिता में लेकर जाएंगी। लेकिन जब शायला ने मुझसे पैक करने के लिए कहा तो मैंने सिर हिला दिया। माफ करना, मेरे नूडल्स ट्रैवल नहीं करते। क्यों नहीं? शायला को बात समझ नहीं आई, क्योंकि वक्त बहुत मायने रखता है। वो सही कुरकुरापन पाने के लिए इसे सीधे बर्तन से खाना पड़ता है। अगर पैक करके ले जाओगे तो नूडल्स का दम निकल जाएगा, ये फिर वैसे नहीं रहेंगे। यंग मिस्टर हुआंग ने सिर हिलाया। वो सही कह रहे हैं। मेरी कटोरी। मैं आधा खाकर भटक गया, वापस आया तो वो पहले बाइट जैसा लचकदार नहीं रहा था। शायला जीत गई। वक्त निकलता जा रहा था। तभी कुछ क्लिक हुआ। शेफ, आप टीवी पर आना चाहेंगे? हमारे साथ चलिए। लाइव नूडल्स बनाइए, सीधे कैमरे के सामने, जजों के बिल्कुल सामने। नूडल्स पैक करने की जरूरत नहीं, स्वाद भी कम नहीं होगा और आपको राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिलेगी। और भी लोग आपका खाना चखेंगे। क्या कहते हैं आप? मैंने बस एक सेकंड के लिए सोचा, लेकिन पहले भुगतान। जैसे ही शायला ने हाँ सुना, वो खुशी से उछल पड़ी। हाँ, बिल्कुल सही। मेरी मदद से वो पहले स्थान पर रहीं और उन अनोखे बीफ नूडल्स के जरिए मैं स्टार डैनी से मिला। डैनी की सिफारिश पर एक फूड एंटरटेनमेंट शो का बुलावा आया। वो चाहते थे कि मैं सेलिब्रिटीज के साथ मिलकर किचन संभालूं। मुझे लगा यह प्लेटफॉर्म नए रास्ते खोलेगा और भविष्य के मिशन पूरे करने में मदद करेगा, तो मैंने हाँ कह दिया। उस रात जब मैं सोया तो फिर उसी सपने में खो गया। इस बार मैंने वांग क्वी नाम के एक आदमी का रूप लिया जिसका उपनाम था टोफू किंग और उसकी खासियत थी टोफू बैंक्वेट। सपने में 20 साल की ट्रेनिंग के बाद मैंने टोफू की दर्जनों किस्में, हर बनावट, हर कंसिस्टेंसी और सैकड़ों टोफू डिशेज में महारत हासिल कर ली थी। अब सिर्फ टोफू से मैं पूरा भोज तैयार कर सकता हूँ। हर डिश अलग, हर डिश लजीज। इसने मेरी एक कमी पूरी कर दी, सस्ती और मामूली सामग्री के साथ खाना बनाना। अगले दिन प्रोडक्शन टीम ने मेहमानों की लिस्ट भेजी। मैंने उसे स्क्रॉल किया और कुछ जाने पहचाने चेहरे देखे। डैनी, मिया और फे। मैं मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। मेरे को स्टार्स में एक बेहतरीन एक्ट्रेस भी शामिल थी। मैं इसे जरूर करूंगा, लेकिन शूटिंग में अभी कुछ दिन बाकी थे, तो मैं चुप बैठने वाला नहीं था। अब जब मैंने टोफू बैंक्वेट सीख लिया है तो मुझे उसे परखना था। मैं चॉकबोर्ड के पास गया और पुराना मेन्यू साफ कर दिया। फिर मैंने आज का स्पेशल बोर्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा, मीट टोफू 600 युआन। जैसे ही मैं गाड़ी मुख्य सड़क पर ले गया, आधे लोगों ने मुझे पहचान लिया। भीड़ उमड़ पड़ी। देखते हैं शेफ आज क्या बना रहे हैं। ओ वाह, क्या आज वो होश की बात कर रहे हैं? सिर्फ 3 अंक। कल अमीर लोगों को सलाम। देखते हैं असली पैसों में क्या मिलता है। तुम्हारा क्या मतलब है? 3 अंक? यहाँ टोफू पुडिंग की एक कटोरी 5 युआन की होती है। यहाँ तक कि पोर्क टॉपिंग के साथ भी ये सिर्फ 10 की है। 600 मांगने का हक उन्हें किसने दिया? हटो, मैं नाश्ता बेचकर ही गुजारा करता हूँ। टोफू पुडिंग में नाश्ते की किसी भी डिश से ज्यादा मुनाफा होता है। सोया मिल्क उबालो, थोड़ा जमावड़ा डालो और कौड़ियों के दाम एक बड़ी पतीली तैयार, और ये बंदा 600 ले रहा है? ये सरासर लूट है। 600 में तो मेरा पूरे महीने का राशन आ जाता है। क्या किसी ने सामने लिखा शब्द पढ़ा? मीट टोफू। तो क्या इसमें थोड़ा मांस ही तो होगा? बड़ी बात क्या है? मांस कितना महंगा हो सकता है? कोई मूर्ख ही टोफू के लिए 600 देगा। मैंने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। ये दर्शक स्क्रीन के उस पार हैं। बेशक उन्हें नहीं पता कि मेरे मीट टोफू को क्या चीज अलग बनाती है। वो महक क्या है? ये जैसे चिकन शोरबा पर कहीं ज्यादा गहरा। यही तो मीट टोफू है। उसकी महक का एक झोंका मिलते ही लोग मुंह में पानी रोकने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रुको, ये टोफू पुडिंग है? मैंने जिंदगी भर टोफू पुडिंग खाई है। ऐसी महक किस टोफू में होती है? मैंने कहा ना, ये मीट टोफू है, तो अलग तो होगा ही। पास ही कोई धक्का देकर आगे पहुंचा।
पतीली के अंदर देखने के लिए अपनी गर्दन झुका दी। अंदर मलाईदार सफेद रेशमी टोफू का पूरा पतीला भरा था, जैसे जमा हुआ दही। ये तो आम टोफू जैसा है, फिर ये महक ऐसी क्यों है? मेरा मन तो कर रहा है, लेकिन 600, हाँ 600 काफी ज्यादा है, पर 20,000 युआन वाले बीफ नूडल के मुकाबले मैं इसे झेल सकता हूँ। एक लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड की आस्तीन खींची। बेबी, चलो एक शेयर करते हैं, 300 का पड़ेगा, हॉट पॉट डिनर जितना ही। मुझे एक दे दो। भुगतान प्राप्त हुआ 606 युआन। घंटी बजी और मैंने इत्मीनान से मिट्टी की कटोरी उठाई। एक चपटी लकड़ी की कलछी से टोफू निकाला। जब लोगों ने मिट्टी की कटोरी देखी तो एक बोला, शेफ, वो 10,000 वाली कटोरी कहाँ है? आप वो इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे? मीट टोफू धातु के संपर्क में नहीं आ सकता। 10,000 वाली कटोरी सोने की है, वो इस डिश के लिए सही नहीं है। जरूर, वो हम पर इसे बर्बाद नहीं करना चाहते। वो कटोरी तो उस फ्राइड राइस के लिए है, और 20,000 वाले बीफ नूडल के लिए मैंने उन्हें हंसने दिया। तभी भीड़ के पीछे से एक आवाज आई, ये नमकीन घोल की वजह से है ना? सब मुड़े। चश्मे और दाढ़ी वाला एक आदमी भीड़ के किनारे खड़ा था, पतीली को ध्यान से देख रहा था। उसने इत्मीनान से समझाया, मैंने सिचुआन प्रांत में पारंपरिक टोफू खाया है। वो हमेशा मिट्टी की कटोरियों में परोसा जाता है, कोई धातु नहीं, क्योंकि टोफू में नमक का घोल होता है। नागरी, ये धातु को गला देता है और उससे टोफू का स्वाद और बनावट खराब हो जाती है। मैंने उसे देखा, उसने बिल्कुल सही समझा था। मैंने सिर हिलाया और मुस्कुराया, बिल्कुल सही। गॉर्डन। भीड़ में किसी ने उसे पहचान लिया। क्या ये वही फूड ब्लॉगर नहीं है? वही जो रेस्टोरेंट्स का रिव्यू करता है? गॉर्डन, है ना? वो मुस्कुराया। नमस्ते, मैं गॉर्डन हूँ। गॉर्डन, आप यहाँ कैसे? बिग टोनी और मेरी पुरानी जान पहचान है। उसने बताया कि यहाँ कोई इंपीरियल फ्राइड राइस बनाता है, जिसके लिए देश के दूसरे कोने से उड़कर आना पड़े। उसके शब्द वाकई आने लायक है। आप सब मुझे जानते हैं, मैं चावल प्रेमी हूँ। अगर बेहतरीन फ्राइड राइस है तो मैं वहां हूँ। वो मेरी तरफ मुड़ा। शेफ, क्या आज आप वो इंपीरियल फ्राइड राइस बना सकते हैं? आज नहीं, सामग्री इतनी जल्दी नहीं मिल सकती। बड़े दुख की बात है। क्या हो अगर मैं अपनी सामग्री लाऊं? क्या आप बना देंगे? मैं बना सकता हूं, पर सर्विस फीस सस्ती नहीं होगी। कोई बात नहीं, जो चाहिए ले लो। मैं बस ये देखना चाहता हूं कि क्या ये चावल बिग टोनी की तारीफों के काबिल है। चक्कर खुद ही फैसला कर लो। वाह, ये खुशबू क्या है? ये मीट टोफू से भी कहीं ज्यादा समृद्ध है। बेस स्टॉक, पुराना हाथ मालूम होता है, प्लस जिन्हुआ हैम, गहराई के लिए एबालोन, मोरेल मशरूम्स। क्या मैं सही हूं शेफ? आप कुछ चीजें भूल रहे हैं। समुद्री खीरा और फिश मॉ, बाकी सब सही है। बोलते हुए मैंने शोरबा डाला और धीरे से कटोरी के किनारे से गिराया। शोरबा पानी जैसा साफ था, पर महक बेहद तीव्र थी। ऐसी महक जो चखने से पहले ही आपको खींच लेती है। जब भीड़ ने सामग्री की लिस्ट सुनी तो अब कोई इसे महंगा नहीं कह रहा था। एक ही स्टॉक में इतनी सारी प्रीमियम चीजें, 600 युआन तो सौदा सस्ता है। ठीक है बेबी, चखो। लड़की ने पहला चम्मच उठाया, धीरे से फूंका और लड़के के होठों तक ले गई। उसने धीरे से घूंट लिया। रेशमी टोफू सीधे अंदर चला गया। उसकी आंखें फैल गईं, बिल्कुल प्रतिरोध नहीं था, जैसे बादलों का एक निवाला गटक लिया हो। बेहद मुलायम। कैसा है? लड़की ने पूछा। उसने गटका। उसने जल्दी से सिर हिलाया, बार बार। ये अविश्वसनीय है। ये मांस का है, ये मांस से बना है। भीड़ ने उसे सुना और जम गई। क्या तुम मांस से टोफू बना सकते हो? लड़की को यकीन नहीं हुआ। उसने खुद एक चम्मच लिया और खाया। उसका हाथ मुंह तक गया। टोफू जीभ पर लगा और कॉटन कैंडी की तरह पिघल गया। शोरबे का समृद्ध स्वाद उसके पूरे मुंह में धमाके की तरह फैल गया। उसने होंठ सिकोड़ लिए और नाक से सांस ली, पर जो हवा उसने छोड़ी वो भी स्टॉक की महक से भरी थी। उसने निगला और अविश्वास में अपना सिर हिलाया। ये अविश्वसनीय महक है। ये सच में मांस से बना है। जब भीड़ ने यह सुना कि टोफू चिकन से बना है तो पूरी भीड़ दंग रह गई। तुम मांस से टोफू बना सकते हो? मांस और नूडल्स वो समझ आता है, पर मांस टोफू, ये कैसे काम करता है? क्या इसमें कोई तकनीक है? मेरा मतलब है, ये सुनने में लाजवाब लगता है। गॉर्डन पूरे समय उस जोड़े को सुन रहा था। कुछ क्लिक हुआ। वो आगे बढ़ा और पतीली में देखा, फिर थोड़ी भ्रिकुटी तनी। शेफ, मुझे एक दो। उसने कटोरी ली और चम्मच से टोफू को धीरे से हिलाया। जेड जैसा सफेद, छोटे बादलों की तरह शोरबे पर तैरता हुआ झुका और धीमी सोची समझी सांस ली। फिर उसने एक टुकड़ा उठाया, रोशनी में देखा, हर एंगल से जांचा और मुंह में डाल लिया। उसने हाफ नहीं भरी। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बस अपनी आंखें बंद की और स्वाद में खो गया। एक लंबे पल के बाद उसने धीरे से सांस छोड़ी। जैसा मैंने सोचा था, उसने शांत निश्चय के साथ कहा, चिकन क्लाउड टोफू। पास में खड़े एक फैन ने शब्द पकड़े। चिकन क्लाउड टोफू? मुझे लगा इसे मीट टोफू कहते हैं। यहां तक कि गॉर्डन भी पूरी तरह सुनिश्चित नहीं था। वो मेरी तरफ मुड़ा। ये चिकन क्लाउड टोफू है, सिचुआन के 10 क्लासिक डिश में से एक है ना? मीट टोफू उस श्रेणी का व्यापक नाम है। मांस से बना कोई भी टोफू आज जो मैंने बनाया, हाँ, ये चिकन से बना है। इसे चिकन क्लाउड टोफू कहना सही है, पर इसे दूसरे मांस से भी बना सकते हैं, तो मैं इसे मीट टोफू कहता हूं। समझ गया? धन्यवाद। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने कुछ इतना दुर्लभ खाया। ये जीवन में एक बार मिलने वाला मौका है। तभी पास खड़ी लड़की खुद को रोक न सकी। गॉर्डन, मैं सिचुआन से हूं। मैंने कभी नहीं सुना कि मीट टोफू सिचुआन का क्लासिक डिश है। ये हुआ करता था, पर दशकों पहले खो गया। द चेंगडू क्रॉनिकल्स नाम की किताब देखो, वहां ये दर्ज है।
चिकन क्लाउड टोफू दजो क्षेत्र के सिचुआन शेफ की सिग्नेचर डिश थी। 100 साल से भी पहले। अत्यंत परिष्कृत काम। पूरी फिलॉसफी है, आप चिकन चखते हो पर चिकन नहीं देखते। आप मांस चखते हो पर मांस नहीं देखते। मांस का सब्जी की डिश जैसा रूप धारण करना। पौधे आधारित किसी चीज की आत्मा को ले जाने के लिए मांस का उपयोग करने की कला। गॉर्डन के शब्द अपना काम कर चुके थे। भीड़ मेरी गाड़ी की तरफ दब रही थी। फोन बाहर निकले। पेमेंट कोड स्कैन हो रहा था। शेफ, मेरे लिए एक कटोरी। मेरे लिए भी संभल के। मेरा पैर कुचल रहे हो। एक पल में पूरी सड़क जाग उठी और हर एक व्यक्ति जिसने मीट टोफू चखा उसी चेहरे के हाव भाव के साथ लौट रहा था। शुद्ध शांत खुशी। तभी भीड़ के किनारे से एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। मैंने ऊपर देखा। ये यंग मास्टर हुआंग है। तीनों के तीनों पूरा परिवार। आप आखिरकार यहाँ आए। आप कल नहीं थे। जीजी ने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। क्या ये सच है? तुम फिर नहीं खा रही हो? घर का खाना स्वादिष्ट नहीं लगता? यंग मास्टर हुआंग ने बहस से तंग आकर सिर हिलाया। कोई मीट टोफू बचा है? मैंने पतीली की तरफ देखा। बिक गया। इतनी जल्दी? मैं देखते ही आ गया। पहले ऑर्डर कर देना चाहिए था। क्या आप वॉन्टन टोफू का एक और बैच बना सकते हैं? जीजी आजकल कुछ नहीं खा रही सिवाय जो आप बनाते हैं। रुकिए, वॉन्टन टोफू खत्म हो गया है पर मेरे पास कुछ और है। याद है पिछली बार मैंने कहा था कि मेरे पास एक सूप है जो जीजी की भूख में मदद कर सकता है? मुझे याद है। क्या आपको मिल गया? मिल गया। मैंने कढ़ाई रखी और प्लास्टिक बैग की कई परतों में लपेटा हुआ एक पैकेट निकाला। उसे एक छोटे बर्तन में रखा। जब लोगों ने मुझे कढ़ाई लाते देखा सबकी गर्दनें तन गई। वो क्या बना रहे हैं? क्या वो इंपीरियल फ्राइड राइस है? पर जब मैंने प्लास्टिक बैग खोले तो भीड़ का नजारा तुरंत बदल गया। सबने नाक बंद कर ली। ओह, ये बहुत बुरा है। ये क्या महक है? कुछ सड़ गया है। यंग मास्टर हुआंग को बिना चेतावनी के झटका लगा और उसने सांस रोक ली। मिसेज हुआंग को उबकाई आने लगी पर जीजी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वो असल में झुक गई और हवा सूंघने लगी और बिना सोचे लार का एक घूंट गटक लिया। गॉर्डन ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने बैग के अंदर देखा और तुरंत पहचान लिया। ये टोफू का टुकड़ा है। मैंने इसे बाहर निकाला और गाड़ी के वाटर डिस्पेंसर के नीचे धोया। जैसे ही पानी उस पर पड़ा खट्टी महक हल्की हो गई। इस पर गॉर्डन चुप न रह सका। शेफ, वो टोफू खराब हो चुका है। मुझे पता है। मुझे यही तो चाहिए। आप खराब टोफू के साथ खाना बनाएंगे? हाँ। इस डिश का नाम पर्ल जेड वाइट जेड सूप है। जीजी के पीने के बाद बाकी सब फिर से स्वादिष्ट लगने लगेगा। जीजी ने हाथ उठाया। हाँ, मुझे थोड़ा चाहिए। बिल्कुल नहीं। वो टोफू खराब हो गया है। आप उसे बच्चे को नहीं खिला सकते। मैंने मिसेज हुआंग को जवाब नहीं दिया। इसके बजाय मैं जीजी की तरफ मुड़ा। जीजी, क्या तुम्हें इसकी खुशबू अच्छी लग रही है? हाँ, फ्राइड राइस से भी बेहतर। मिसेज हुआंग जमसी जाती हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? इसमें से बहुत गंदी बदबू आ रही है। तुम्हें यह अच्छी कैसे लग सकती है? क्या तुम बीमार हो रही हो? क्या तुम्हारी नाक खराब हो गई है? उनकी चिंता देखकर मैं बीच में बोल पड़ता हूँ। घबराइए मत, मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसे यह अच्छी इसलिए लग रही है क्योंकि उसके पेट को इसी की जरूरत है। उसकी भूख न लगने की समस्या की वजह एक ही है, आप उसे बहुत सादा खाना खिला रही हैं। मैं टोफू के टुकड़े करके उबलते पानी में डाल देता हूँ। फिर मैं गोभी, थोड़े पालक के पत्ते, बचे हुए चावल की पपड़ी और आखिरी में शोरबा निकालता हूँ। मिनटों में मोती जैसा सफेद जेड सूप तैयार है। बर्तन में हरा, सफेद, पीला और हल्का रंग तैर रहा है जिसमें हल्की खटास अभी भी बाकी है। यंग मास्टर हुआंग फुसफुसाते हैं। यही वो मोती जैसा जेड सूप है? ये तो गंदे पानी जैसा लग रहा है। कमेंट्स की बाढ़ आ गई। खट्टा टोफू, बासी चावल की पपड़ी, मुरझाई पालक। यह बर्तन धोने के पानी से अलग कैसे है? मजाक कर रहे हो क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह इस बच्ची को खट्टा टोफू सूप पिलाए। तभी गॉर्डन, जो चुपचाप सब देख रहा था, बोल पड़ता है। तो यही है रिकॉर्ड्स में दर्ज वो मोती जैसा जेड सूप। आज मैंने कुछ नया सीखा। आप इस डिश के बारे में जानते हैं? बिल्कुल। यह मिंग राजवंश के संस्थापक सम्राट जू युआनझांग का पसंदीदा सूप था। यह सुनकर मिसेज हुआंग को थोड़ा सुकून मिलता है, लेकिन वह अभी भी असहज हैं। उनके हिचकिचाते ही जीजी खुद गाड़ी के पास दौड़ती है, आधा भरा कटोरा उठाती है और एक बड़ा घूंट लेती है। वाह, यह बहुत अच्छा है माँ, यह वाकई बहुत बहुत अच्छा है। मिसेज हुआंग का दिमाग मानो चकरा गया है। इसे खुशबू अच्छी कैसे लग रही है? क्या इसे वो नहीं आ रहा जो मुझे आ रहा है? मैं मुस्कुराता हूँ। यह शरीर की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब आपके शरीर में जिस चीज की कमी होती है, शरीर आपको उसी की तलब देता है। जीजी की भूख की समस्या उसके पेट के बैक्टीरिया के असंतुलन से है। इसलिए उसका शरीर हल्के फर्मेंटेड खाने की मांग करता है, क्योंकि पेट में जाते ही ये स्वस्थ बैक्टीरिया बहाल करने में सबसे ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो उसके शरीर की सहज बुद्धि काम करने लगती है और उसे बदबू लगने के बजाय यह नाकाबिले बर्दाश्त अच्छी लगने लगती है। जीजी को इतने आनंद से पीते देख मिसेज हुआंग धीरे से सिर हिलाती हैं, अभी भी सब समझने की कोशिश में। मैं इसे ठीक कराने के लिए हर जगह ले गई और अंत में यह सिर्फ टोफू सूप का एक कटोरा निकला। मैं पास जाकर जीजी के बाल सहलाता हूँ। अच्छा, कैसा लगा? बहुत अच्छा। जीजी ने कटोरा पूरा साफ कर दिया है। गोभी का एक टुकड़ा तक नहीं बचा। मिसेज हुआंग अविश्वास में सिर हिलाती हैं। वह कभी सब्जियां नहीं छूती। उसने जो अभी खाया है वह उसके पूरे हफ्ते की खुराक से ज्यादा है। सब्जियां जरूरी होती हैं।
फाइबर पेट को स्वस्थ रखता है। ठीक है, जीजी कटोरा चाटना बंद करो, अगली बार मैं और बना दूंगा। वह वाकई हरी सब्जियां नहीं खाती। क्या एक कटोरा इसे ठीक करने के लिए काफी होगा? यह कोई जादू इलाज नहीं है। एक कटोरा इसे रातों रात ठीक नहीं करेगा। बस जीजी को इसे तब तक पीने दें जब तक उसे खुद ही यह अच्छा लगना बंद न हो जाए। तभी समझिएगा कि वह ठीक हो गई है। मैं यंग मिस्टर हुआंग को पूरी रेसिपी दे देता हूँ, फिर अपना सामान समेटकर घर निकल पड़ता हूँ। अगले दिन मुझे प्रोडक्शन टीम से मैसेज मिलता है, फिल्मांकन शुरू। इस सीजन रेस्तरां का बजट काफी बड़ा है। उन्होंने फॉरबिडन सिटी में मानसिक खेती के हॉल के बगल वाली शाही रसोई किराए पर ली है। वही शूटिंग लोकेशन है। तो बीजिंग पहुंचते ही मैं सीधे फॉरबिडन सिटी निकल पड़ता हूँ। शो में मेरा रोल हेड शेफ का है, जिसका मतलब है कि मुझे अपने तरीके के मुताबिक रसोई सेट करनी होगी ताकि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकूं। साइट पर पहुंचकर मैं प्रोडक्शन टीम को निर्देश देना शुरू करता हूं कि जगह कैसे व्यवस्थित करनी है और सामग्री की लिस्ट कैसे बनानी है। मैं प्रोडक्शन मैनेजर से बात कर ही रहा था कि मुख्य हॉल में हलचल मच गई। मैं मुड़ता हूं। प्रवेश द्वार पर एक महिला खड़ी थी जिसने सबको ठिठका दिया। ओ माय गॉड, एक साक्षात अप्सरा। मैं भी महसूस कर सकता हूं। प्रोडक्शन मैनेजर जल्दी से मुझे पास बुलाता है। यह इस सीजन की हमारी गेस्ट शेफ हैं जैक। फे सिर हिलाती है और पहले अपना हाथ बढ़ाती है। शेफ जैक, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं फे हूं। हाय, मैं उसका हाथ मिलाता हूं, शायद थोड़ी ज्यादा उत्सुकता से। जब मैं हाथ छोड़ता हूं तो मुझे अपने आसपास मौजूद पुरुष क्रू मेंबर्स दिखाई देते हैं। हर कोई मुझे ऐसे घूर रहा है जैसे मैंने लाइन तोड़ दी हो। उसके थोड़ी देर बाद 2 और गेस्ट आते हैं, मिया और लियो। जब मिया को पता चलता है कि मैं इस सीजन का हेड शेफ हूं तो वह आपा खो बैठती है। पिछली बार जब उसने एकमात्र बीफ नूडल खाया था, तब से वह उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही है। उस शाम सब रात के खाने के लिए इकट्ठा होते हैं। लियो एक कप के साथ बैठा था, बस पी रहा था। मिया उसे घूरती है, तुम कुछ नहीं खा रहे? सिर्फ इतना ही, यह मेरा डिनर है। आज लो कार्ब डे है, कोई कार्ब्स नहीं। क्या इससे जिंदगी का सारा मजा खत्म नहीं होता? मैं कार्ब्स खाता हूँ। मैं बस साफ कार्ब्स इस्तेमाल करता हूँ। सादे सफेद चावल मेरे लिए ठीक हैं। ट्रेनिंग के दिनों में मैं उन्हें और खाता हूँ। रुको, क्या गंदे सफेद चावल जैसी भी कोई चीज होती है? ओ हाँ, फ्राइड राइस, मिक्स्ड राइस, सूप राइस, ब्रेस्ड राइस। प्रोसेस्ड कुछ भी हो, वो डर्टी कार्ब्स में गिना जाता है। मेरे लिए मना है। मियाँ तुरंत मुड़ती है। जैक, इसने तुम्हारे फ्राइड राइस को अभी डर्टी कार्ब्स कहा। मैंने ऐसा नहीं कहा। मेरी बात मत घुमाओ। डर्टी कार्ब्स का मतलब है चीनी और वसा का मेल। कार्ब्स और फैट एक साथ मिले। यही वह चीज है जो सबसे तेजी से वजन बढ़ाती है। अगर आप फैट कम कर रहे हैं तो शुगर फैट कॉम्बिनेशन बाहर है। बिल्कुल, शुगर फैट डर्टी कार्ब्स हैं, लेकिन फ्राइड राइस ऐसा हो ये जरूरी नहीं। ये कैसे नहीं? फ्राइड राइस को तेल में ही पकाया जाना चाहिए। तुमसे किसने कहा कि कार्ब्स तेल में ही पकने चाहिए? तुम चावल को पानी से भी फ्राई कर सकते हो। वाटर फ्राइड राइस, क्या यह वाकई कोई चीज है? जैक, मैंने तुम्हारा इंपीरियल सुप्रीम फ्राइड राइस वाला वीडियो देखा है। मैंने तुम्हें वोक में स्टॉक डालते देखा। क्या यह वही आइडिया है, वही सिद्धांत? लियो का दिमाग मानो बफर हो रहा हो। तो वाटर फ्राइड राइस शुगर फैट कॉम्बिनेशन नहीं है। वाटर फ्राइड राइस में बिल्कुल 3 सामग्रियां इस्तेमाल होती हैं, पके हुए चावल, अंडा और हरा प्याज। तेल की एक बूंद भी नहीं। ये शुगर फैट कॉम्बिनेशन कैसे हुआ? ये पागलपन है। अगर यह सच है तो फिट रहने की कोशिश करने वाले लोग इसे वाकई खा सकते हैं। जैक, क्या तुम थोड़ा बना सकते हो? मैं चखना चाहता हूँ। अभी नहीं, शायद फिर कभी। यहाँ एक रसोई है ना? लियो सोशल बटरफ्लाई मोड में आ जाता है और रसोई उधार लेने के लिए रेस्तरां मालिक को ढूंढता है। मालिक वाटर फ्राइड राइस सुनकर तुरंत उत्सुक हो जाता है। वो हमें सीधे पीछे ले जाता है। वो खंगालते हुए मैं हेड शेफ को आवाज देता हूँ, शेफ माँ, क्या आपके पास दूध और बादाम है? यहाँ। हाँ, फ्राइड राइस के लिए? नहीं, फ्राइड राइस में सिर्फ अंडे की जर्दी इस्तेमाल होती है। अंडे की सफेदी बर्बाद नहीं करनी। मैं उससे कुछ और बना लूंगा। शेफ माँ सिर हिलाते हैं। कुछ और चाहिए? सफेद चीनी और थोड़ा अंडा। लिस्ट में 2 और सामग्रियां जुड़ गईं। मैं कटोरे में दूध डालकर शुरुआत करता हूँ, फिर अंडे की सफेदी मिलाता हूँ और चॉपस्टिक से सब कुछ फेंट देता हूँ। कैमरामैन मेरे हाथों को फिल्माता है और पूछता है, तुम क्या बना रहे हो? बादाम टोफू। आप बादाम और दूध से टोफू बना सकते हैं। बादाम टोफू की मुख्य सामग्री बादाम और दूध है। देखते ही देखते बादाम टोफू तैयार है। मैं उसे जमने के लिए फ्रिज में रख देता हूँ और वाटर फ्राइड राइस की तरफ मुड़ता हूँ। सबसे पहले मैं चावल के हर दाने को अंडे की एक सुनहरी परत से ढकता हूँ। फिर मैं तब तक इंतजार करता हूं जब तक वोक का आधार लाल गर्म ना हो जाए। मैं वोक का कपड़ा पकड़ता हूं, हैंडल थामता हूं, इसे पीछे खींचता हूं और वोक को 5 डिग्री के कोण पर झुकाता हूं। फिर मैं करछुल से चावल का एक चम्मच उठाता हूं और उसे जोर से वोक में उछालता हूं। चावल करछुल से बाहर निकलते हैं और बीच हवा में बिखर जाते हैं। जैसे ही चावल वोक से टकराते हैं, मेरा दाहिना हाथ एक सहज गति में आगे बढ़ता है, वोक और चावल को स्टोव टॉप पर एक लंबे चाप के जरिए घुमाता है। दाने वोक के घुमाव का पालन करते हैं, अंदर की दीवार से नीचे फिसलते हैं, नीचे सफाई से लुढ़कते हैं, फिर बाहरी वक्र पर सवार होकर सीधे हवा में वापस ऊपर जाते हैं। लियो का मुंह खुला रह जाता है। सिस्कार।
चावल पर अंडे की परत गर्मी में तुरंत फूल जाती है, गहरा सुनहरा रंग पकड़ लेती है, हर दाने को कुरकुरे अंडे की एक पतली परत में बंद कर देती है। चावल हवा में घूमते हैं, गिरने से पहले एक चौड़ा चाप बनाते हैं। और नीचे मैंने पहले ही अगला आधा स्कूप डाल दिया है। मैं एक स्थिर लय बनाए रखता हूँ, वोक को उछालता हूँ, शांति से चावल डालता हूँ, और मेरे नियंत्रण में वोक में चावल एक लुढ़कती अंतहीन लहर बन जाते हैं। उस लहर को उठते और गिरते देख शेफ माँ धीरे से सिर हिलाते हैं। मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि सबसे बुनियादी वोक तकनीक को यहाँ तक ले जाया जा सकता है। फिर भी उनका एक सवाल है। ठीक है, यह चावल को चिपकने से रोकता है, लेकिन अगर चावल इतनी देर तक इस तरह की गर्मी के संपर्क में रहेगा तो दाने सख्त हो जाएंगे। यह बनावट को खत्म कर देगा। फ्राइड राइस का स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। और इसके अलावा यह वाटर फ्राइड राइस होना चाहिए था। पानी कहाँ है? जैसे ही वह सोच रहे थे, उन्होंने मुझे करछुल को हल्के से धक्का देते हुए देखा और स्टोव के बगल में नल क्लिक करके खुल गया। वोक को हिलाते हुए मैंने करछुल में आधा स्कूप पानी लिया। फिर ठीक उसी पल जब चावल की लहर हवा में ऊपर उठती है, मैं करछुल को हल्का सा झटका देता हूँ। पानी वोक के आधार पर एक पतली समान परत में फैल जाता है। झुलसा देने वाली गर्मी इसे तुरंत वाष्पित कर देती है और वोक से भाप का एक गुब्बार ऊपर उठता है। गिरते चावल सीधे उस उठते हुए बादल में समा जाते हैं। फिर नीचे की आग शेष वाष्प को पकड़ लेती हैं और आग का एक विस्फोट होता है। वह आग अतिरिक्त नमी को जला देती है और चावल वापस वोक में गिर जाते हैं। हर दाना चिकना, चमकदार और कोमल है। रसोई का हर शेफ इसका गवाह बनता है और लगभग एक साथ सबके मुंह से एक ही शब्द निकलता है, हॉली शिट। शेफ माँ की आंखें फटी रह गईं। यह वाकई काम करता है, यह पागलपन है। यह पहली बार है जब शेफ माँ को किसी दूसरे रसोइये के सामने झुकने की इच्छा हुई। वाह, लियो बहुत करीब आ गया था। आग के विस्फोट ने उसे पीछे कूदने पर मजबूर कर दिया। मैं देखता हूं, पीछे हटो। तुम सच में अपनी भौहें नहीं खोना चाहोगे? जैक, इसमें आग क्यों लगी? भाप ज्वलनशील होती है। तेल की वाष्प और पानी की भाप दोनों में आग लग सकती है। तुमने यह नहीं सीखा? मैंने स्कूल में पढ़ा तो था, लेकिन असल जिंदगी में इसे पहली बार होते देखा है। बिल्कुल पागलपन है। ज्ञान जिंदगी से मिलता है, उसका इस्तेमाल वैसे ही करो। मैं कटे हुए हरे प्याज कढ़ाई में डालता हूँ। तेज आंच तुरंत उनकी महक निकाल देती है और हवा प्याज की खुशबू से भर जाती है। कुछ तेज उछालों के साथ मैं आंच बंद कर देता हूँ। जैसे ही प्लेट तैयार होती हैं, लियो एक लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, पर उससे पहले ही किचन स्टाफ टूट पड़ता है। हाथ में प्लेट लिए सब पहले पहुंचने की होड़ में है। ये लो, मेरी वाली ले लो। लियो उन्हें हैरान होकर देखता है। उनके चेहरों के वो भाव, आंखों में वो चमक, वो बेताब उत्साह, उसने ऐसा सिर्फ फैंस लड़कियों में देखा था। ये तगड़े चौड़े कंधे वाले लोग फैन बॉय बन गए हैं। मैं कलछी को प्लेट के ऊपर रखकर हल्का हिलाता हूँ। चावल के दाने सोने की कतरनों की तरह बरसते हैं। पल भर में वो प्याज और अंडे की महक से भरी एक छोटी सुनहरी ढेरी बन जाते हैं। वाह, यह कितना खूबसूरत है। दोस्त, तुम्हारे फ्राइड राइस बिल्कुल कमाल के हैं। क्या मैं थोड़ा चख सकता हूँ? रेफरेंस के लिए? जरूर, एक के लायक तो है। खैर, बमुश्किल ही है। शेफ माँ इंतजार नहीं कर सकते। वो एक चम्मच सीधे मुंह में डालते हैं और आंखें मूंद लेते हैं। शेफ, कैसा है? 2 शब्द वॉक है। लियो ये सुनकर हैरान है कि इसका मतलब क्या है। जैक, वॉक है क्या है? वॉक है, जिसे कढ़ाई की सांस भी कहा जाता है, चीनी स्टीर फ्राई की जान है। यह एक खास धुएं वाला स्वाद है जो तेज आंच पर तेजी से पकाने से आता है। जब खाना 200 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर पहुंचता है तो कैरामलाइजेशन और माइलार्ड रिएक्शन से वो खास खुशबू पैदा होती है। कैंटोनीज शेफ वॉक है के दीवाने होते हैं, खासकर स्टीर फ्राई डिश में। वॉक है न हो तो डिश बेकार है। एक बेहतरीन वॉक है डिश को 4 पैमानों पर खरा उतरना होता है। गरम, तेज, सूखा और खुशबूदार। लियो को आखिरकार समझ आया। शेफ माँ एक और चम्मच लेते हैं, ध्यान से चखते हैं और यकीन और पक्का हो जाता है, ये चावल, ये तो शुद्ध कलाकारी है। वो निगलकर अपने असिस्टेंट की तरफ मुड़ते हैं। तुमने कभी नहीं समझा कि असली वॉक है क्या होता है? इसे चखो, यही है। ओ वाओ! बाकी शेफ अब खुद को रोक नहीं पा रहे। वो दोनों तरफ से प्लेट पर टूट पड़ते हैं। चम्मच चल रहे हैं। हे भगवान, इसका वॉक है तो बेमिसाल है। सूखा, खुशबूदार, बिल्कुल लाजवाब। उन्हें इतनी तृप्ति के साथ खाते देख लियो किनारे नहीं रह पाता। वो प्लेट खींचता है और एक चम्मच मुंह में भरता है। हर दाना अलग महसूस होता है और एक बोल्ड स्मोकी स्वाद पूरे मुंह में फैल जाता है। तो यह है वॉक है? कितनी शानदार महक है। वो अपने प्रोटीन शेकर को देखता है, फिर अपने सामने रखे खुशबूदार फ्राइड राइस को। लियो के अंदर कुछ हलचल होती है। जैक, क्या तुम रोज मेरे लिए खाना बना सकते हो? ऐसा कुछ बोलो जो ऑन एयर जा सके। मैं समय देखता हूँ। बादाम टोफू को अभी कुछ मिनट और चाहिए। मैं अपने हाथ पहुंचता हूँ। स्टाफ के बीच आना बंद करो, जाओ खाओ। मैं किचन से बाहर निकल जाता हूँ। लियो एक हाथ में प्लेट लिए बाहर आता है और दूसरे से चावल मुंह में डाल रहा है, बिल्कुल मगन। जिंदगी का मजा लेना है तो इतने बेहतरीन फ्राइड राइस खाओ। मेरी जिंदगी सफल हो गई। आओ, जैक के वाटर फ्राइड राइस चखो। ये तो लेजेंडरी है। लियो प्लेट उस मेज पर लाता है जहां पूरी टीम बैठी है और उसे जोर से पटकता है। सब चखो। जब से मैंने इसका जिक्र किया था वो सब पहले से ही उत्सुक थे। अब जब असली चीज उनके सामने है तो कोई पीछे नहीं हटता।
चम्मच अंदर जाते हैं और जैसे ही स्वाद जुबान पर लगता है, एक के बाद एक आहें निकलने लगती हैं। कितनी शानदार महक है। इसमें वाकई तेल नहीं है। ये कितना साफ है। प्याज की महक तेज है और इसमें एक स्मोकीपन है। वो ये कैसे करता है? मियाँ सबसे पहले थी। वो पहले ही बीफ नूडल चख चुकी है। वो जानती है जैक कितना माहिर है, लेकिन ये फ्राइड राइस उसे भी हैरान कर देते हैं। सबको स्वाद में खोया देख फे चुपके से थोड़ा सा चम्मच में लेती है और चखती है। वो धीरे धीरे खाती है। उसकी आंखों में हैरानी की एक चमक आ जाती है। खामोश लेकिन असली। ये वाटर फ्राइड राइस वाकई कुछ और है। बहुत स्वादिष्ट है। वो निगलती है और बिना सोचे एक और चम्मच ले लेती है। मियाँ पहले ही तीसरी बार ले रही है। उसे लगातार खाते देख लियो बोलना बंद करता है और अपनी प्लेट बचाने लगता है। ठीक है, बहुत खा लिया। जैक ने ये मेरे लिए बनाया था, इसे खत्म मत करो प्लीज। कितना कंजूस है। लियो उसकी अनदेखी करता है और मिशन पर निकले आदमी की तरह चावल पर टूट पड़ता है। मियाँ मेरी तरफ मुड़ती है। जैक, ये इंपीरियल सुप्रीम फ्राइड राइस के मुकाबले कैसा है? उस पैमाने पर यह कहाँ ठहरता है? मैं एक पल सोचता हूँ। 20%। 20%? मियाँ दंग है। ये चावल उसने अब तक के हर फ्राइड राइस को मात दे रहे हैं और ये सिर्फ 20% है। मैं कंधे उचकाता हूँ। वाटर फ्राइड राइस बस बुनियादी चीजों और हीट कंट्रोल का खेल है। ये बस बेसिक को परखता है और कुछ नहीं। कुछ भी जटिल नहीं है। कैमरामैन धीरे से सिर हिलाता है। अच्छा हुआ ये किचन में नहीं बोला। वो शेफ अपनी कड़ाही पटक कर घर चले जाते। तभी रेस्टोरेंट की सिग्नेचर डिश आती है, मसालेदार स्टिर फ्राइड क्लैम। फे एक टुकड़ा लेती है और चेहरा लाल हो जाता है, पर उसके चॉपस्टिक्स रुकते नहीं। मिर्च ऐसी ही लत लगाती है। जब आप बर्दाश्त करने की हद पर हों तो जलन कम करने का एक ही तरीका है, एक और निवाला। फे को एक के बाद एक क्लैम खाते देख कोई चिल्लाता है, फे रुको, ये बहुत तीखा है, तुम्हारा पेट इसे झेल नहीं पाएगा। ठीक है, सच में इतना तीखा नहीं है। फे की नाक बह रही है, चॉपस्टिक्स चल रहे हैं। मैं उसे देखता हूं और मुझे कुछ कहना ही पड़ता है। ये वाला धीरे धीरे बढ़ता है। मेरे वाक्य खत्म करने से पहले ही फे लंबी सांस खींचती है और अपनी उंगलियों से कनपटियां दबाती है। देखा, कहा था ना। वो मुझे मुस्कुराते देखती है। फे ठुड्डी ऊपर करती है। मैं ठीक हूं। वो वाक्य पूरा नहीं कर पाती। उसका चेहरा पूरी सच्चाई बयां कर रहा है। मैं पहले ही सर्वर को इशारा कर चुका हूं कि किचन से बादाम टोफू ले आए। इस डिश में जो मिर्च है वो बर्ड्स आई मिर्च की एक जंगली किस्म है, देश की सबसे तीखी मिर्चों में से एक। फे अब टूटने लगी है। उसकी आंखों के कोने नम हो रहे हैं। तभी सर्वर छोटी नाजुक कटोरियों की ट्रे लाता है। फे की आंखों में आंसू देखकर मैं कटोरियों की तरफ इशारा करता हूं। बादाम टोफू। एक कटोरी और जलन गायब। फे 2 बार नहीं सोचती। वो कटोरी अपनी तरफ खींचती है और एक टुकड़ा मुंह में डालती है। वो झुलसाने वाली जलन वाकई कम होने लगती है। फे राहत की सांस लेती है और तुरंत दूसरा टुकड़ा उठाती है। अब जलन कम हो रही है तो वो स्वाद ले पा रही है। रेशम जैसा मुलायम दूध और बादाम की खुशबू से भरपूर। ये वाकई बहुत बढ़िया है। वाटर फ्राइड राइस स्वादिष्ट था, पर यह बादाम टोफू अलग ही चीज है। ये उस पर बिल्कुल जंच रहा है। मियाँ की आंखें चमक उठती हैं। वो एक कटोरी लपक लेती हैं। जैक, ये बादाम टोफू है, पर मुझे ये दूध जैसा लग रहा है। मेरे जवाब देने से पहले ही लियो बोल पड़ता है। बादाम टोफू की मुख्य सामग्री बादाम और दूध ही है। मैं बात टालकर फे की तरफ मुड़ता हूँ। अभी भी तीखा है। इस बार फे ईमानदारी से सिर हिलाती है। ये पूरी तरह खत्म हो गया। बादाम टोफू कमाल का है। ये वाकई काम करता है। क्यों? ये एक क्लासिक मिठाई है। ये सदियों से शाही दावतों का हिस्सा रही है। बादाम में सूजन रोधी गुण होते हैं, खांसी और दर्द से राहत मिलती है, और हाँ, मिर्च के तीखेपन पर इसका कूलिंग असर भी होता है। लेकिन असली हीरो दूध है। दूध में केसीन होता है, जो एक बेहतरीन इमल्सिफायर है। ये कैप्सेसिन मॉलिक्यूल्स को घेर लेता है और उन्हें आपके पेट की परत से जुड़ने से रोकता है। यही जलन की असली वजह है। ऐसे ये जलन को खत्म करता है। फे धीरे से सिर हिलाती है। फिर उसे कुछ याद आता है। बादाम टोफू बनने में समय लगता है, पर वो ठीक उसी वक्त आया जब जरूरत थी। यानी जैक को पहले ही पता था कि वो फंसने वाली है। वो याद करती है जब उसने एक्स्ट्रा स्पाइसी लेवल का ऑर्डर दिया था। जैक का चेहरा थोड़ा अजीब था। उसने शायद तभी अंदाजा लगा लिया था। ये आदमी, उसने उसे आगाह क्यों नहीं किया? फिर उसे याद आता है, ओवेन ने उसे रोकने की कोशिश की थी। वो इतनी एक्साइटेड थी कि उसने सबसे चरम विकल्प चुना। तो वो जानता था कि उसे मनाना बेकार है, इसलिए उसने पहले ही बादाम टोफू बना लिया। ये सोचकर फिर मुझे देखती है। थैंक यू। मैं आंखें झपकाता हूं और बात टाल देता हूं। अरे कोई बात नहीं, ये कुछ भी नहीं था। उन तीखे क्लैम का हाल देखकर अब कोई उन्हें छूता भी नहीं। डिनर के बाद होटल में मैं टोफू दावत के लिए जरूरी सामग्रियों की लिस्ट देख रहा हूं। इस बार हकीकत में वापसी के साथ एक मिशन भी जुड़ा है। मेरा काम है पूरी टोफू दावत को दोबारा तैयार करना, हर एक डिश, तब तक जब तक महारानी खुद तृप्ति से हिचकी न ले लें। अगले दिन डैनी, जो रेस्टोरेंट का मैनेजर है, सेट पर आता है। मुझे देखते ही वो घूंट भरता है, फिर एक बड़ी मुस्कान के साथ मेरा हाथ थाम लेता है। शेफ जैक, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हर रात आपके बीफ नूडल के सपने देख रहा हूं। बात करते हुए भी वो बार बार घूंट भर रहा है। वो कटोरा अभी भी उसकी यादों में धमाके कर रहा है। एक और चाहिए, मैं बना दूंगा, बस मेरा साथ दो। डन। डैनी अपनी छाती ठोकता है।
कागजों पर मैं मैनेजर हूं, पर आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। डैनी शो का मुख्य सेलिब्रिटी है और सबसे आखिरी में पहुंचा है। सबके आने के बाद प्रोडक्शन अब आधिकारिक तौर पर स्क्रिप्ट मीटिंग शुरू कर सकता है। शो की स्क्रिप्ट कोऑर्डिनेटर टीना मेरी तरफ मुड़ती है। जैक, आपने जो माउंट टी स्प्रिंग वाटर मांगा था, मैंने लोगों को उसे लाने भेजा है, लेकिन माउंट टी के आधार पर 64 झरने हैं। हर झरने से एक बॉल्टी, सिर्फ एयर फ्रेट का ही खर्चा करोड़ों में जाएगा। चूंकि हम फॉरबिडन सिटी के अंदर शूट कर रहे हैं, तो शाही व्यंजन ही फोकस में होने चाहिए। तो पहले एपिसोड के लिए मैं माउंट टी टोफू दावत बना रहा हूं। इसकी मुख्य सामग्री है टोफू। माउंट टी टोफू दावत शेंडोंग परंपरा की एक क्लासिक दावत है, वो शाही दावत जो प्राचीन सम्राटों द्वारा माउंट टी पर पवित्र अनुष्ठान के दौरान परोसी जाती थी। अनुष्ठान से पहले सम्राट को स्नान करना होता था, औपचारिक वस्त्र पहनने होते थे और अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए केवल शाकाहारी भोजन करना होता था। वो शाकाहारी भोजन ही टोफू दावत थी। शाही पर्वतीय अनुष्ठान एक सम्राट के लिए सबसे बड़ा सम्मान था। हर सम्राट जिसने इसे किया, उसने इसे पूरी श्रद्धा के साथ निभाया। माउंट टी टोफू दावत का टोफू माउंट टी के झरने के पानी से बनना चाहिए और अलग अलग डिश के लिए अलग झरने का पानी चाहिए। उदाहरण के लिए, जेड पूल के 8 अमर डिश के लिए क्वीन मदर स्प्रिंग का पानी चाहिए। लॉन्जिविटी स्टार डिश के लिए ब्रॉड लाइफ स्प्रिंग का पानी चाहिए। हर झरने से बने टोफू का टेक्सचर अलग होता है, इसलिए पूरी दावत के लिए माउंट टी का पानी अनिवार्य है। क्या ये जरूरत से ज्यादा नहीं है? पानी तो सब एक जैसा ही होता है। फर्क क्या है? फर्क बहुत बड़ा है। धरती की हर जगह की भूवैज्ञानिक बनावट अलग होती है और वही पानी को आकार देती है। मैदानी इलाकों के पानी में चिकनी मिट्टी और गाद ज्यादा होती है, तो इसमें मिट्टी का भारीपन ज्यादा होता है। पहाड़ी पानी में खनिज ज्यादा होते हैं, जिससे वो कठोर होता है। एक ही पहाड़ में भी चोटी का पानी ज्यादा साफ और ताजा होता है। चाय बनाने के लिए बेहतर। पहाड़ की तलहटी का पानी ज्यादा खनिज और तलछट अपने साथ लाता है, इसलिए इसका स्वाद गहरा होता है। मछली पालने और टोफू बनाने के लिए यह सबसे बेहतर है। माउंट टाइग का झरना इन सबसे अलग है। ये झरने ज्यादातर पहाड़ की तलहटी में हैं, फिर भी पानी का कठोरपन असामान्य रूप से कम है और ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा है। माउंट टाई के पानी से बने टोफू का कड़ बहुत कोमल होता है, नरम पर अपनी शेप बरकरार रखने वाला, बर्फ जैसा सफेद, हल्का मीठा, लचीला और लंबी कुकिंग के बावजूद बिखरता नहीं। माउंट टाई टोफू बैंक्वेट के लिए सिर्फ यही पानी उपयुक्त है। ठीक है, मुझे अंदाजा नहीं था कि बात इतनी गहराई तक जाती है। शाही व्यंजन सच में एक अलग ही स्तर पर हैं। इस सीजन की थीम पूर्णता की तलाश है। अगर हम यह कर रहे हैं तो इसे पूरी शिद्दत से करेंगे। जैक, मैं पक्का करूंगी कि झरने का पानी यहां तक पहुंच जाए। आपको और कुछ चाहिए हो तो बस बोलिए। बेहतरीन डिश बनाने के लिए जो कुछ भी जरूरी है, आप बस नाम लीजिए, मैं ले आऊंगा। इसके साथ मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने पूरी लिस्ट उन्हें बता दी। टीना ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो पहले ही फोन पर लग गई थी। हर सामग्री को स्रोत से ढूंढने के लिए लोगों को काम पर लगा दिया था। मीटिंग शाम तक चलती रही। मैं इस शो की जान हूं। अगर मेरा खाना लाजवाब होगा तो पूरा सीजन सफल रहेगा। तैयारी के एक और दिन बाद रेस्टोरेंट का नया सीजन शुरू होने के लिए तैयार था।